हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नोट कल्चर। जैसे कि हम हमने अपना पेपर डिस्कशन वाला सेशन स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर आज हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग के कोर्स के बारे में ऑफ थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। तो इसके अंदर आपका जो कोर्स लगता है आईपीआर का, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, तो हम उसका पेपर डिस्कस करेंगे। सिमिलर मेथड रहेगा कि हम हर एक पार्ट को एक प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे। जो भी टर्म्स हमें समझनी है, कि इवन अगर ऑब्जेक्टिव में भी कोई ऐसी टर्म आती है जिसका मतलब हमें पता होना ज़रूरी है, जो हमें काम आ सकती है, तो हम उसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, सो मूविंग ऑन द चैप्टर। ओके, तो ये रहा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेपर, जिसके अंदर हम सबसे पहले पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्ट ए के अंदर हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं। और इस एमसीक्यूज के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी। ओके, तो इसके अंदर हम एक एक करके हर एक टर्म को समझेंगे। बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी हैं। सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम बोलते किसको हैं। सो एक बेसिक आपको कोर्स का मतलब समझ में आना चाहिए ना, कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो। राइट, तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपके ब्रेन से डेवलप हुआ है। राइट, कोई भी चीज आपके जो ब्रेन से डेवलप होती है। अब कोई एक ऑथर है, कोई एक राइटर है, वो कुछ शायर लिख रहा है या फिर कुछ बुक लिख रहा है, तो वो उसके माइंड की क्रिएशन है। राइट, वो कहीं से नहीं लिख रहा। जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है वो उसके माइंड से आई है। उसके माइंड में वो थॉट आया जिसको उसने वहां पे लिखा है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड की क्रिएशन होती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल, जो आपके माइंड की क्रिएशन है। और जब इसी चीज से रिलेटेड, जैसे कोई बुक हो सकती है, कोई डिजाइन हो सकता है, ठीक है, जैसे अब कोका कोला की कंपनी है। कोका कोला जो है वो भी एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी भी जो एक कोका कोला को प्रॉपर बनाने का प्रोसीजर सिर्फ उसकी कंपनी को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। और वो इसी राइट्स की वजह से मिलता है। और जब इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जिस भी हम टच नहीं कर सकते, जो हमारी माइंड की क्रिएशन है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जब राइट मिल जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तब उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप इसको टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल होती है। तो जब जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटेंजिबल। ओके, सो इसके अंदर हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ जाता है आपका। सबसे पहले एमसीक्यू से अंदर से हम बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है दैट व्हाट इज द प्रोटेक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंट वैरायटीज, कि कितने सालों के लिए उनको प्रोटेक्शन मिलती है। एक्सटेंट वैरायटीज का मतलब मैं आपको इसके जस्ट बाद जो आपका बी पार्ट आएगा डेफिनेशन वाला, उसके अंदर मैं उसको समझाऊंगी आपको क्या होता है। तो देखिए, दो तरीके की होती है। एक एक्सटेंट वैरायटीज, इसका सिंपल सा मतलब समझे, जो भी फार्मर की वैरायटी है, ठीक है, जो फार्मर ग्रो करवा रहा है। एक तो ये होती है, दूसरा एक होती है जो आपकी ट्रीज और क्रॉप्स होती हैं। एक नॉर्मल वेराइटीज, ये कल्टिवेटेड क्रॉप्स की। एक होती है ट्रीज या वाइन्स वगैरह। ओके, तो ये दो कैटेगरी होती है आपके पास, जिसमें जो एक्सटेंट वेराइटीज होती हैं, इनको 15 ईयर्स का मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, 15 ईयर्स तक का मैक्सिमम प्रोटेक्शन इन्हें मिलता है। और जो ट्रीज और वाइन्स होते हैं, उन्हें 18 ईयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसके साथ में दो चीजें याद रखनी है, कि जो एक्सटेंट वेराइटीज होती है उन्हें 15 ईयर्स मैक्स, ओके, 15 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है। और जो हमारे ट्रीज और वाइन्स होते हैं, उनके अंदर हमें 18 ईयर्स का मिलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, अब ऐसा कौन सा टाइप का पेटेंट। पेटेंट बहुत अलग अलग तरीके की होता है। पेटेंट वर्ड नॉर्मली सबने सुना होगा, कि किसी ने कोई चीज डेवलप की, उसको उस चीज पे पेटेंट मिल गया, कोई चीज उसने लिखी, ठीक है, तो उसको उस चीज का पेटेंट मिल गया। ओके, तो पेटेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। यूटिलिटी का होता है, डिजाइन का होता है, कोई पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर आपको मिला है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके, प्लांट के ऊपर हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेटेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा पेटेंट का टाइप होता है जिसका जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्शन का जो पीरियड है, वो 14 ईयर्स का होता है। तो दैट इज डिजाइन पेटेंट। इसके साथ एक दूसरी चीज भी आपको याद कराती हूँ, कि जो यूटिलिटी पेटेंट होता है, उसको अराउंड 20 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो यूटिलिटी पेटेंट को अराउंड 20 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन मिलता है। और जो डिजाइन पेटेंट होता है, उसको 14 ईयर्स तक का क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ये पेटेंट का राइट मिलता है उसे। हो गया हमें याद। तो ये दो क्वेश्चन से हमने फोर थिंग्स याद करी, कि एक्सटेंट वेराइटीज को मैक्सिमम 15 ईयर्स का प्रोटेक्शन होता है, और जो ट्रीज और वाइन्स होती हैं, उन्हें 18 ईयर्स का मिलता है। डिजाइन पेटेंट जो होता है, उसे 14 ईयर्स तक का मिलता है। और जो यूटिलिटी पेटेंट होता है, उसे 20 ईयर्स तक का मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमने बात करी अप्रैल के अंदर हम बात करेंगे। तो दैट इज 26 अप्रैल।
तो हर साल 26 अप्रैल को हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इन इंडिया द लिटरेसी वर्क। लिटरेसी यानी कोई भी जो राइटिंग वाला सेक्शन होता है आपका, है ना, तो जो भी बुक्स आ जाएंगी, स्पीचेज आ जाएंगी, कोई आर्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ भी रिटर्न लिटरेरी मैटर। ओके, तो इंडिया के अंदर जो भी लिटरेसी वर्क है उसको प्रोटेक्ट कब तक किया जाता है कि जैसे कोई बुक लिखी हुई है तो उस ऑथर की डेथ के बाद 60 ईयर्स तक उसके लिटरेसी वर्क को प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, वो उसका ही माना जाएगा। राइट, तो इसका पूछा है कि जो भी लिटरेसी वर्क होता है इंडिया के अंदर उसे कब तक प्रोटेक्ट करते हैं, ऑथर की डेथ डेथ के आफ्टर 60 ईयर्स तक। क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास, दैट इज बुद्धापेस्ट ट्रीटी। तो ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ट्रीटी वर्ड हम यूज करते हैं, एग्रीमेंट सबको पता है ना कि समझौता किया जाता है। तो एग्रीमेंट जब आप एक तरीके से मानो कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट होता है, वर्ल्ड लेवल पर जो एग्रीमेंट होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रीटी। ठीक है, एक तरीके का इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रीटी का। तो जब ये आईपीआर यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्रोटेक्शन हुए थे, इनके लिए बहुत सारे अलग अलग ट्रीटीज वगैरह आए थे, जिसमें एक हम बुदापेस्ट ट्रीटी मान लेते हैं, एक मैड्रिड का प्रोटोकॉल आ जाता है इसके अंदर, बर्ने कन्वेंशन आता है, इस तरीके से काफी सारे आए थे इसके अंदर। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुदापेस्ट ट्रीटी। ये बुदापेस्ट ट्रीटी को साइन कब किया गया था, नन ऑफ दिस आएगा, इसका एक होता है 28 अप्रैल 1977। हमने अप्रैल में दो चीजें पढ़ी, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट करते हैं, और 28 अप्रैल को दो दिन बाद 1977 के अंदर बुदापेस्ट ट्रीटी साइन हुई थी। हो गए क्लियर हमें। ओके, सो मूविंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है द ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होती है, जैसे हम कहते हैं ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो उस पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, सब सुनते हैं कि कोलकाता के रोशगुल्ला बोलते हैं, वैसे वहाँ पे रोशगुल्ला वहाँ की इंडिकेशन है कि अगर आपके सामने कोई वर्ड आएगा रोशगुल्ला, तो आपको इमिडिएटली माइंड में आएगा कि यार ये कोलकाता से रिलेटेड है। तो ऐसे कोई भी पर्टिकुलर चीज जो होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफिक हो, जो उसकी खास हो, जैसे दार्जिलिंग टी बोलते हैं, असम की चाय बोलते हैं, उस तरीके से मैसूर का सिल्क बोलते हैं। तो ये सब उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करती है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये भी एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इसका क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन जो होती है पूरा रजिस्ट्रेशन का, वो होता है 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिया ज्वाइंट द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। तो इस तरीके से जो पेटेंट के ऊपर जो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट टाइप हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी, उसको इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, इंडिया ने उसे ज्वाइन किया था September 8 1988। अब तक आपके पास 3 ईयर्स आ चुके हैं। ओके, तो इसके अंदर ये इसका लास्ट हमने बुदापेस्ट ट्रीटी हमने कब पढ़ा, 28 अप्रैल 1977 के अंदर तो बुदापेस्ट ट्रीटी आई थी। इंडिया ने पेटेंट कॉर्पोरेशन को कब ज्वाइन किया था, 1988 के अंदर, 77 के बाद 88 के अंदर, September 8। क्लियर है। उसके बाद अब एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन आपको एज इट इज फिल इन द ब्लैंक्स में आ रही है। अब हमेशा ये चीज ध्यान देना, जब भी पेपर करो ना, एक बार थोड़ा सा पहले पेपर को हमेशा 5-7 मिनट में इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपका जो ये ए पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे पिछला जो राइटिंग सेक्शन होता है उसके आंसर्स आपको मिल जाते हैं, है ना। तो हमेशा पहले 5 से 7 मिनट में एक बार पूरे पेपर को ढंग से देख लीजिए, कि खासकर डेफिनेशन वाला पोर्शन तो आपको एक एक दो दो लाइंस में लिखना है। अब जैसे कि अब यहाँ पे फार्मर वैरायटी आई है, तो सेम इसकी डेफिनेशन आपसे पार्ट बी में पूछ लेगा। तो आपको ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एकदम अच्छी खासी वेल डिजाइंड उन्होंने आंसर आपको दिया है यहाँ पे। तो एक बार हमेशा जब भी कोई भी सब्जेक्ट का पेपर स्टार्ट करो, 5 to 10 मिनट्स, 5-7 मिनट्स के अंदर आप एक बार पूरा पेपर ओवरव्यू करो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। और बाकी आपकी धीरे-धीरे स्पीड पर है कि आप उसमें से मार्क कर लो कि हाँ, हमें यही अटेम्प्ट करना है, हमें एक्स्ट्रा उसमें दिमाग नहीं लगाना जो चीज़ हमें नहीं आती है। ओके? जितना पेपर आता है हमें उसे बेस्ट लिख के आना है। नेक्स्ट इज़ इन्होंने फार्मर वैरायटी की डेफिनेशन बताई है। फार्मर वैरायटी किसे बोला जाता है कि एक ऐसी वैरायटी जिसको ट्रेडिशनली कल्टीवेट करते हैं, यानी कि नॉर्मली वो कल्टीवेट की जाती है और उसको फार्मर ने अपनी फील्ड पे इवॉल्व किया है, यानी उसको और डेवलप किया है, उसको कुछ नया उसके अंदर किया है। तो वो फार्मर का काम है, फार्मर ने किया है उसको इवॉल्व, दैट इज नोन एज फार्मर वेराइटी। तो एक ऐसी वेराइटी जिसे ट्रेडिशनली हम कल्टीवेट करते आ रहे हैं हमेशा से, लेकिन उसने फार्मर ने उसको अपनी फील्ड के अंदर ही उसको इवॉल्व की है। पहले से अब तक वो सारी फार्मर की फील्ड पे इवॉल्व हुई है और किसी का रोल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फार्मर वेराइटी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट एक और एक्ट आता है आपके पास, दैट इज कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट जो होता है ये 1957 के अंदर आया था।
साइन किया गया था और ये इफेक्ट में कब आया था? 1 साल बाद, जनवरी 1958। तो ये जो कुछ एक्ट्स हैं ये आगे भी आएँगे, जैसे ट्रेडमार्क का एक्ट कब आया था, पेटेंट का एक्ट कब आया था, कॉपीराइट का कब आया था, तो वो एक साथ भी आएँगे। कॉपीराइट का एक्ट जो होता है वो 1957 के अंदर तो साइन किया गया था और इफेक्ट में कब आया था? 1 साल के बाद, जनवरी 1958 में। ओके। उसके बाद आता है एक यूटिलिटी पेटेंट, जो हमने बात की थी कि जिसको 20 ईयर्स तक का प्रोटेक्शन मिलता है। आ गया वो सेम चीज़, लिंक करके याद रखेंगे। यूटिलिटी पेटेंट जिसे 20 इयर्स तक का प्रोटेक्शन मिलता है, वो होता क्या है? वो एक इस तरीके का पेटेंट होता है जो उस पेटेंट की फंक्शनैलिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसका क्या फंक्शन है, उस जो चीज़ पे पेटेंट मिल रहा है, तो उसकी फंक्शन को अपने जब प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज यूटिलिटी पेटेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अब ये आगे आपके पास एक्ट सारे एक जगह लिखे हुए, इसको ईयर वाइज याद रखना है, तो ऊपर लिखा हुआ है CPTD PPV। ठीक है, CPTD और PPV आ जाएगा आगे, जिसमें से पहला आता है कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट जो होता है वो हमने अभी पढ़ा, 1957 के अंदर साइन किया गया था, 58 के अंदर इफेक्ट में आया। राइट, 57 के बाद डायरेक्ट आ जाओ आप किसके अंदर? 70 के अंदर। कॉपीराइट के बाद क्या आया? पेटेंट आया। तो पेटेंट एक्ट जो है वो 1970 के अंदर आया था। इसको पढ़ते ही ऐसे, पेटेंट एक्ट 1970 पूरा लिखा हुआ आता है, आप नेट पे भी देखोगे तो। ये हुआ। पेटेंट एक्ट के बाद किस पे काम किया उन्होंने? टी पे, ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क का कब आया? 99 के अंदर। उसके बाद फिर लगातार 3 साल 3 एक्ट आए। पहला ट्रेडमार्क का आया 99 में, 2000 में डिजाइन बनाया उन्होंने, और 2001 के अंदर PPVFR एक्ट आया। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स का एक्ट जो आया था वो 2001 के अंदर आया था। तो 57 के अंदर कॉपीराइट, उसके बाद 70 में पेटेंट आया, उसके बाद 99, 2000, 2001, 99 में ट्रेडमार्क आया, 2000 में डिजाइन बनाया, और 2001 के अंदर PPVFR एक्ट आया था। दैट इज क्लियर? ओके। इसके बाद आता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर अब आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स इसमें काम आएंगी, क्योंकि ट्रू फॉल्स के अंदर अगर कोई चीज़ पे हमें श्योरिटी रहती है तो आप उसको एज अ फैक्ट याद करो। जब कोई चीज़ सही है तो आप उसको उस चीज़ में लिख के आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली लाइन है आपकी, तो ट्रेडमार्क्स कैन बी बोट, सोल्ड एंड ट्रांसफर टू वन कंपनी टू अनदर। तो ट्रेडमार्क जो टाइप का इसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, इसके अंदर ये चीज़ क्लियर होती है, सिस्टम इतना उसके अंदर रियायत होती है कि आप, हाँ, अपने आपका जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क कैसे बोल देते हैं हम? जैसे कोका कोला, तो ये कोका कोला का ट्रेडमार्क है, इस नाम से बिकता है, इस नाम से उसका व्यापार होता है, कि इस साइन को देखते पता लगता है कि अच्छा कोका कोला की बात करें। जैसे नाइकी का हो गया, तो ये लोगोज होते हैं उनके, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं। राइट, तो ट्रेडमार्क्स जो होते हैं उन्हें आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में सेल भी कर सकते हो, किसी दूसरी कंपनी से खरीद सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जिससे आपका राइट उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा, जिनको भी आप दोगे। ओके, तो ये चीज पॉसिबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इन्हें? ट्रेडमार्क असाइनमेंट बोला जाता है। राइट, नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अनपब्लिश्ड बुक कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट लेते हैं, कॉपीराइट ज्यादातर ये जो आपके लिटरेरी इवेंट्स होते हैं, जो आपकी बुक आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर मिलता है। ठीक है, कॉपीराइट तो इसके अंदर क्या चीज होती है, कोई बुक पब्लिश हुई है चाहे नहीं हुई, कॉपीराइट आप किसी पे भी ले सकते हो, रजिस्टर आप कर सकते हो, मतलब रजिस्टर्ड कर सकते हो आप कॉपीराइट एक्ट के अंदर। तो अनपब्लिश्ड बुक को आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो पब्लिश नहीं हुआ है। अनपब्लिश्ड बुक कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया। नेक्स्ट आता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अभी मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी चीज़ का पेटेंट है। ठीक है, मेरे पास कोई चीज़ का पेटेंट है, सीड का पेमेंट है, पेटेंट है मेरे पास। तो कोई एक थर्ड पार्टी होगी, तो तीसरी पार्टी जो होगी उसको 3 साल मिलता है। 3 साल के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग दी जाती है, जिससे वो क्या चीज़ होता है कि वो पेटेंट, जब मेरा पेटेंट कैंसिल हो गया उसके बाद 3 साल के लिए उसको मिल जाता है, कोई थर्ड पार्टी रजिस्टर करवा ले, कि हाँ उनकी अथॉरिटी होगी कि वो मेरे पेटेंट की, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, उसको वो कैसे भी यूज कर सकते हैं बिना मेरी परमिशन के। तो वो कंपलसरी लाइसेंस होता है, उन्हें एक लाइसेंस मिल दिया जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी को एक लाइसेंस मिल जाता है, 3 साल के लिए मिलता है उनको रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसके अंदर बिना पेटेंट जो है, पेटेंटी है, मतलब जिसको, जिसका पेटेंट होता है उसको पेटेंटी बोलते हैं हम। जो पर्सन होता है, उस पर्सन या उस कंपनी की इजाज़त के बिना वो उसको यूज़ कर सकता है। कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो जैसे सीड्स का है, तो वो कोई भी वैरायटी की सीड वो पब्लिक तक अवेलेबल नहीं हुई है, तो कोई थर्ड पार्टी उस चीज़ का लाइसेंस ले सकती है कि हाँ हम करेंगे, है ना? तो ये कंडीशन दी जाती है, तो ये ट्रू होता है। नेक्स्ट होता है कोका कोला का फॉर्मूला एक ट्रेड सीक्रेट है। तो ये ट्रेड सीक्रेट होता है क्योंकि
कोका कोला बनाने का जो तरीका होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको पता है? कोका कोला की कंपनी को पता है, उसके अलावा इसका प्रोसीजर किसी को भी नहीं पता है। ओके, सो कोका कोला का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। उसके बाद आता है पीपीवीएफआर। पीपीवीएफआर की हमने बात करी 2001 के अंदर ये एक्ट आया था। पीपीवीएफआर जो होता है डज नॉट प्रोटेक्ट द एक्सटेंट वेराइटीज, ऐसी बात नहीं होती, ये चीज गलत है। पीपीवीएफआर जो होता है वो एक्सटेंट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? तो हमें इसको आप ट्रू फॉर्मेट में याद रखो कि पीपीवीएफआर जो एक्ट होता है वो एक्सटेंट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करता है। ये काम आपकी कहाँ पे आती है कि अब ये स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी बड़े राइटिंग सेक्शन के अंदर अगर आपसे पूछते हैं इस टर्म दे देते पीपीवीएफआर, तो उसमें आप ये चीज इंक्लूड कर सकते हो कि इस एक्ट के अंदर हम एक्सटेंट वैरायटीज को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बस ये तरीका होता है। तो आपको पार्ट एक तरीके का बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपकी राइटिंग सेक्शन में। तो एक बार हमेशा हर पेपर के अंदर पेपर को इवैल्यूएट करना है पहले। ये देखना है कि टर्म्स कुछ कॉमन मिल रही हैं आपको दोनों सेक्शन में, कि आपको इसमें आंसर उस चीज़ का मिल जाएगा। ओके, क्लियर है मैं? ओके, मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आते सबसे पहले यही एक्सटेंट वैरायटी। द वैरायटी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ सीड एक्ट 1966, या फिर जिसको जो फार्मर की वैरायटी होती है, कोई भी फार्मर वैरायटी या कोई भी ऐसी वैरायटी जिसे जो सीड एक्ट 1966 में आया था उसका जो सेक्शन 5 होता है उसके अंदर हमने जो भी वैरायटी रजिस्टर करवा सकते हैं वो सारी की सारी कौन सी होती है? एक्सटेंट वैरायटी होती है, राइट? तो द वैरायटी दैट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द किसके अंदर? सेक्शन 5 के अंदर रजिस्टर कराना है ऑफ सीड एक्ट 1966 फार्म, या फिर कोई भी फार्मर वैरायटी वो एक्सटेंट वैरायटी के अंदर आएगी। क्लियर हो गया? देन कंपल्सरी लाइसेंसिंग, मैंने बताया आपको कि लाइसेंस दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इशू कर देगी कोई भी थर्ड पार्टी को, ताकि वो क्या कर सके, वो कोई भी आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, अब मान लीजिए ये फोन ये मेरा पेटेंटेड प्रोडक्ट है कोई भी मेरा, तो एक थर्ड पार्टी को इस चीज का लाइसेंस मिल जाएगा कि वो इस प्रोडक्ट को बना सकती है, इसमें से कुछ इसको यूज कर सकती है, इसको सेल कर सकती है, बिना किसकी? बिना उस पेटेंट जिसका पेटेंट था उसकी परमिशन के। ठीक है, पेटेंट अगर उसका सील हो गया है, उसके सील करने के बाद उसको 3 साल तक का ये लाइसेंस थर्ड पार्टी को मिल जाता है। ओके, उसके बाद आती है फार्मर्स वैरायटी। फार्मर वैरायटी की डेफिनेशन जो हमने वहीं पढ़ी थी सेम एज इट इज आपको याद रखनी है, कि ऐसी वैरायटी जिसको हम ट्रेडिशनली कल्टीवेट करते हैं और जो फार्मर की फील्ड के अंदर इवॉल्व हुई है, 10 साल से वहां ग्रो कर रहे हैं, वो अपनी 10 साल से वहीं पर इवॉल्व हुई है, वो दैट इज नोन एज फार्मर वैरायटी, क्योंकि उसका पूरा काम ही, उसकी जो पूरी ग्रोथ हुई है उस वैरायटी की वो सारी फार्मर की फील्ड पे हुई है। सो दैट इज नोन एज फार्मर्स वैरायटी। ओके, ट्रेड सीक्रेट लो। ट्रेड सीक्रेट लो किसको बोला है? आपको सिर्फ ट्रेड सीक्रेट से मतलब होता है, उसके लिए जो भी लो बनाया जाता है दैट इज ट्रेड सीक्रेट लो। तो आपको सिर्फ उस वर्ड को समझना है। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? एक यूनिफॉर्म ट्रेड सीक्रेट एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड सीक्रेट एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर कोका कोला बनाने का प्रोसीजर सबको पता लग जाएगा तो फिर उसकी एक स्पेसिफिसिटी तो नहीं रहेगी ना, उसका वो खुद एक यूनिक नहीं रहेगा दूसरों से, कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। तो एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है जो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो जिसकी इकोनॉमिक, क्योंकि उसके अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू है, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज हो गया तो कोका कोला का पूरा बिजनेस खराब बर्बाद हो जाएगा, है ना? तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके ऊपर? कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उनका सीक्रेट है व्यापार करने का, ट्रेड का। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कोई भी एक ट्रेड की जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो। इसमें आप एग्जांपल ऐड करेंगे तो सबसे बेस्ट लगेगा, कोका कोला ऐड कर सकते हैं आप, नाइकी ऐड कर सकते हैं, तो ये उनके ट्रेड सीक्रेट होते हैं, राइट? उसके बाद आता है इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड, अब सर्किट से हमारे दिमाग में क्या आता है? सीपीयू के अंदर जो एक आपका ये बोर्ड सा होता है इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह का, बस वही चीज होती है। तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी राइट होता है जो क्या करता है कि जो आपके सर्किट या कंप्यूटर की चिप्स होती है ना, उनकी डिजाइन को ये प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? इंटीग्रेटेड सर्किट या जो कंप्यूटर चिप होते हैं, कि उनका एक जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, कैसे बना है वो, क्या क्या लोकेशन है उसकी, किस तरीके से वो सेटअप किया गया है, उसको जब प्रोटेक्ट करते हैं, उस तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, राइट? तो इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो क्या करेगा, जो उस सर्किट का या जो उस इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर की चिप का जो एक प्रॉपर ओरिजिनल डिजाइन है, लेआउट का, जिस तरीके से वो चिप तैयार की गई है, उसको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है हमें? नेक्स्ट इज द ईडीवीज। ईडीवीज का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी अगर आपको मान लो डेफिनेशन में सिर्फ ईडीवी लिखे
तो सबसे पहला पॉइंट हमें हमेशा इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो ईडीवी स्टैंड्स फॉर एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटीज। क्या फुल फॉर्म होगी इसकी? कलर चेंज करके लिखते हैं। एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटीज, जिसको किसी चीज से आपने लिया है, कोई ऑलरेडी आपके पास एक चीज प्रेजेंट है, मान लीजिए ऑलरेडी पेन प्रेजेंट है, इसी से आप यूज करके कुछ और चीज बनाओगे तो वो डिराइव्ड हो गया, वो इस पेन से डिराइव किया आपने ओरिजिनल से। ठीक है, तो द वेराइटी विच हैज बीन एसेंशियली डिराइव्ड, जिसको आपने जरूरी उसको किसी जानबूझ के किया है, उसे डिराइव वो चाहिए, वो किसी एक एग्जिस्टिंग वेराइटी से, कोई ऑलरेडी प्लांट आपका प्रेजेंट है, कोई ऑलरेडी वेराइटी प्रेजेंट है, आपको उसके अंदर से कोई नई वेराइटी डेवलप करोगे, किसी भी तरीके से कर सकते हो, टिश्यू कल्चर की मदद से उनके अंदर म्यूटेशन करवा के नई वेराइटी बनाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई, तो ये मेथड आपको लिख सकते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन, टिश्यू कल्चर से कोई भी हम ऑलरेडी प्रेजेंट वैरायटी से बनाएंगे जो वैरायटी को, उसे बोलते हैं एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। नाम से पता लग रहा है डिराइव किया है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी से। मेथड हमारे पास कौन से आ गए? जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन और टिश्यू कल्चर। ओके, सो अभी एक चीज लिंक करो इसको। हमने बात की थी बुदापेस्ट ट्रीटी का, उसके अंदर सिर्फ हमसे इतना पूछा था कि इसको साइन कब किया था। अब उसके साथ उसका मतलब ही समझो सिर्फ एक लाइन में। जब भी आपके माइंड में बुदापेस्ट ट्रीटी आएगा, यानी कि उसके अंदर आप किसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे, किसको प्रोटेक्ट करवाओगे? कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन, माइक्रोबायोलॉजी यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, ये जो फंजाई, इन जो माइक्रोब से रिलेटेड, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, माइक्रोब से रिलेटेड जो भी इन्वेंशन होगा, उसका रजिस्ट्रेशन किसके अंडर करवाया जाता है? बुदापेस्ट ट्रीटी के अंडर आता है। तो बुदापेस्ट ट्रीटी का नाम हमें डायरेक्टली याद रखना है माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन से। ओके, उनके अंदर तो आपको इसका जो भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी इन्वेंशन होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बुदापेस्ट ट्रीटी के अंडर होता है। इसको साइन कब किया था हमने? 28 अप्रैल 1977 के अंदर। और ये अमेंडमेंट इसी कब हुई थी, कब हुआ था लागू ये? 26 सितंबर 1980 के अंदर, 3 साल के बाद हुआ। ठीक है, अप्रैल 28 1977 में इसको साइन किया गया और 26 ऑफ सितंबर 1980 के अंदर ये अमेंड हो गया। और इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तब आपको बुदापेस्ट ट्रीटी से एक क्लियरली, अगर आपको 2-4 लाइन में भी एक्सप्लेन करना पड़े, 2 मार्क्स का भी आए अच्छे से, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है प्लांट ब्रीडर राइट्स। फार्मर राइट्स आया था। ये फार्मर वैरायटी हम किसको बोलते थे? नाम से पता लग रहा था जो वैरायटी फार्मर ने बनाई है, ये जो फार्मर की फील्ड पे ही इवॉल्व हुई, दैट इज फार्मर वैरायटी। प्लांट ब्रीडर राइट्स किसको बोलेंगे? यानी कोई ऐसा राइट जो प्लांट ब्रीडर को मिल रहा है। प्लांट ब्रीडर को किस लिए मिलेगा? कि वो कुछ वैरायटी का कुछ नया मटेरियल बनाएगा, कोई नई वैरायटी डेवलप कर रहा है, उस चीज पे मिलेगा। तो राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू अ प्लांट ब्रीडर या ऑनर ऑफ वैरायटी। तो ये देखो, ये आप हर चीज में लिख सकते हो, ये कॉमन चीज है कि राइट की बात है। अगर मुझे कोई चीज का राइट मिल रहा है, इसका मतलब मेरे उस प्रोडक्ट को कोई और यूज नहीं कर सकता जब तक मेरे पास उसका राइट है, राइट। तो एक ऐसा राइट जो गवर्नमेंट प्लांट ब्रीडर को देती है उसकी वैरायटी के ऊपर, ताकि कोई भी दूसरा पर्सन उसकी मटेरियल को या उसकी वैरायटी का जो भी मटेरियल है, उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको वो कमर्शलाइज या मार्केट में नहीं बेच सकता। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज इसमें मेंशन करनी जरूरी है, दैट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमानेंट नहीं मिलता, उन्हें रीन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। जैसे हमने बात की थी एक्सटेंट वैरायटीज वगैरह में कि 15 साल मैक्स है, उसके बाद अगर चाहिए तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, या एक टाइम लिमिट होती है एक बार करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये चीज होती है कि जो गवर्नमेंट प्लांट ब्रीडर को राइट देती है, ताकि कोई दूसरा उसके परमिशन के बिना उसको ना तो प्रोड्यूस करवा सकता है उसकी वैरायटी के मटेरियल को, ना वो कमर्शलाइज या मार्केट में सेल कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये फॉर अ लिमिटेड टाइम, राइट। नेक्स्ट आपके पास आती है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब इसके अंदर नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। नाम से यही आता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संभालने वाली जो भी संस्था होगी, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब इसका नाम ये है तो इसका काम भी यही होगा। इसके नाम से पता लग रहा है कि इसको वर्ल्ड लेवल पे जो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो भी राइट्स होते हैं, उसे उसे बैलेंस करके रखना है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड लेवल उसको मेंटेन करके चलना है, कि जिस तरीके से हम इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम
कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इनका काम होता है वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक नेशनल जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसका किस तरीके से आप क्या-क्या लॉज़ बनाए जाने हैं, वो भी ये देखेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, क्या-क्या उसका प्रोसीजर सेटअप करना है ना? वो चीज़ रहेगी। उसके बाद जो भी आपके इंडस्ट्री लेवल पे प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसके लिए सर्विसेज़ अप्लाई कर प्रोवाइड करवाना, तो ये सब इनका काम होता है। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो भी वर्ल्ड लेवल पर काम करना है, वो इनका होगा। मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देती हूँ आपको, ओके? ठीक है। तो इसके अंदर मेन चीज़ क्या-क्या चीज़ होती है? प्रोवाइड सर्विसेज़ फॉर इंडस्ट्री इंटरनेशनल सर्विस देगा ताकि जो भी आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जितने भी, उसको आप इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अप्लाई कर सकें। इंटरनेशनली एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल राइट्स। अब इंडस्ट्री लेवल पे तो कोई भी हो सकता है, ये चीज़ वो करेगा। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होती है, ये उनके लिए लॉज़ बनाता है, यानी लॉज़ बनाना, ठीक है? लॉज़ बनाना, उनके प्रोसीजर सेटअप करना वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है? ये इसका काम होता है। इसके अलावा क्या करता है कि जितने भी अगर ज़ाहिर-सी बात है वर्ल्ड लेवल पे होगा तो जितनी भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी उनके आपस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रेड वगैरह की, या जिस तरीके से मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करवाने का काम भी किसका होगा? सॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड हो जाएँगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है? जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो भी दिक्कत होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी लड़ाई होते हैं, उनको सॉल्व करवाने का काम भी इसका होता है। ठीक है? ये चीज़ होगी, और उनको हर एक कंट्रीज़ को एक राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना कि कौन-कौन सी उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस पे वो राइट ले सकते हैं, जिनके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किस तरीके से करवा सकते हैं। तो ये पूरा जो आईपी से रिलेटेड जितना भी काम है, वो सारा किसके अंडर आता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। सिमिलर सी टर्म आती है हमारे पास आगे, दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब बस आपको चेंज क्या करना है कि अब ये संस्था क्या चीज संभालेगी? वर्ल्ड लेवल पे जितना भी व्यापार हो रहा है, जितनी भी ट्रेड हो रही है, उसका पूरा संभालने का काम किसका होता है? डब्ल्यूटीओ का होता है। कि उनका ये चीज काम होता है कि ये चीज को श्योर करते हैं, इंश्योर कि जो आपकी ट्रेड हो रही है वो स्मूथली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से व्यापार चल रहा है। ये चीज़ भी इंश्योर करेंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे, एक उनको फोरम मिल जाता है सारी कंट्रीज़ को, जहाँ पर वो आपस में समझौता, या जिसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं, ठीक है? फॉर्म या फिर फोरम बोलते हैं हम इसको, या फिर एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है उन्हें। किसके लिए? समझौते करने के लिए, जिसे हम नेगोशिएशन बोलते हैं। राइट? ये चीज़ मिलेगी। और क्या चीज़ होगी? ये उन्हें क्या करते हैं, नेशनल ट्रेड के ऊपर, ठीक है? नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, यही उन्हें उसका ध्यान रखेंगे पूरा। ट्रेड पॉलिसीज़, उसको रिव्यू करने का काम किसका होगा? वो भी डब्ल्यूटीओ का होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये खासकर सपोर्ट करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। है ना? जो डेवलप, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो ये हमें ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएँगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन में या वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड कर सकें और डेवलप्ड हो सकें। क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनके उनको जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको पता है, उनका चल रहा है काम, ठीक है? लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये क्या करते हैं कि बाकी जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, ये उनके साथ भी कोऑपरेट करके काम करते हैं। राइट? तो ये सब चीज़ें हम किसमें लिख सकते हैं? डब्ल्यूटीओ के अंदर लिख सकते हैं। अब एक मैंने आपको बताया था, बुदापेस्ट ट्रीटी बताई थी मैंने आपको, एक है आपके पास मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल, बुदापेस्ट ट्रीटी के अंदर याद करिए, उसके अंदर क्या चीज़ हमने पढ़ी? मैं शो करती हूँ आपको। हुँ। बुदापेस्ट ट्रीटी का नाम के साथ हमने क्या चीज़ याद की थी कि माइक्रोबायोलॉजी के इन्वेंशंस थे। सिमिलरली आगे आ जाओ तो मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंदर हमें याद करना है ट्रेडमार्क से रिलेटेड। मैड्रिड
ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। तो एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि जो ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन है वो उसे नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर मिले। इंटरनेशनल सिस्टम है तो नंबर ऑफ कंट्रीज में उस ट्रेडमार्क को क्या मिले, प्रोटेक्शन दी जाए। वो सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं चले, बाकी कंट्रीज के अंदर भी है। अब ये नाइकीज वगैरह, पूमा वगैरह, ये हर जगह इंटरनेशनल लेवल पर चलती हैं। अब मैकडोनल्ड्स की है तो उनका खुद का ट्रेडमार्क है, वो सिर्फ इंडिया में या किसी अमेरिका में नहीं चलेगा, वो हर जगह होगा वो। तो नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन देनी होती है इसके अंदर, जिससे कि आपको नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर आपके ट्रेडमार्क के ऊपर प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इस ट्रेडमार्क का ये जो मैड्रिड का जो प्रोटोकॉल बैठा था, इसके अंदर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इंक्लूड किया गया था 1891 के अंदर। जो 1891 की इस मैड्रिड की एग्रीमेंट हुई थी, समझौता हुआ था, उसके अंदर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इंक्लूड किया था 1891 की मीटिंग के अंदर। ये हो गया। लास्ट आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल होती है। द वर्ड इज इनटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स जिसे आप टच नहीं कर सकते। बुक्स को आप टच कर सकते हो लेकिन आपकी ब्रेन की क्रिएशन को आप टच नहीं कर सकते। तो कोई भी उसकी क्रिएशन ऑफ माइंड होता है, ब्रेन की क्रिएशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कोई आर्टिकल, कोई बुक हो गया, कोई डिजाइन हो गया, कोई स्क्रिप्ट हो गई, जो भी उसका माइंड का क्रिएशन है, तो दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जब भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसे एक राइट मिल जाता है ताकि कोई और उस चीज का यूज ना कर पाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट सी और पार्ट डी हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव योर सपोर्ट एंड प्लीज टेल योर रिव्यूज फॉर अस। थैंक यू सो मच। तो आज के हम सेशन यही एंड करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हम डिस्कस कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेपर, जिसके अंदर हमने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है। सो मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट सी। तो पार्ट सी को हम देखें तो इस तरीके से आपके पार्ट सी आ गया है, जिसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आई थिंक इसकी हमने बात की हुई है, तो वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं इसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसे बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है हमें दैट ज्योग्राफिकल यानी कि ज्योग्राफी को इंडिकेट कर रहा है, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है या उसके ऊपर एक ऐसा साइन है प्रोडक्ट के ऊपर, जो आपको ये चीज स्पेसिफाई करता है। उसको देख के आपको पता लगता है कि हाँ, ये उस पर्टिकुलर सिटी या उस पर्टिकुलर जगह से आया हुआ है। राइट। जैसे हम बात करते हैं, जब भी हमारे सामने रसगुल्ला बोला जाता है तो हमें पता है कहाँ का मोस्टली फेमस है, कहाँ से आया मेनली। तो वो ओरिजिनेट है हमारा कोलकाता का हो गया। इसी तरीके से दार्जिलिंग टी बोली जाती है। इस तरीके से मैसूर की सिल्क का एग्जाम्पल आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ होती है कि एक ऐसा साइन होता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमें ये चीज़ बताता है कि वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर लोकेशन या स्पेसिफिक उस जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है या वहाँ से आया है। उस प्रोडक्ट के अंदर उस एरिया की वो एक क्वालिटी, एक रेपुटेशन होनी चाहिए, मतलब एक उसको देखते पता लगना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ का है। राइट। तो ये आता है हमारे पास जोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल में अब दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, शायद ये आपका फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन इसी पे आया था। दार्जिलिंग टी आ जाती है, मैसूर की सिल्क आ जाती है। ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर पूछा है कि फार्मर राइट्स बताओ। तो फार्मर राइट्स की हमने बात करते हैं इसके अंदर कि उसकी सिग्निफिकेंस बताना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, क्या मतलब क्यों किया जाता है। ठीक है। तो फार्मर राइट्स यानी कि ऐसा कोई भी राइट जो फार्मर को दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है कि उसके अंदर जो वो फार्मर होता है, वो अपना जो भी उसका फार्म प्रोड्यूस है, उसको वो चाहे सो करे, चाहे वो उसको एक्सचेंज करे, चाहे किसी के साथ शेयर करे, चाहे किसी को बेच दे, वो उसका खुद का राइट है, उसको मिल गया वो राइट, वो जो चाहे करे अपने फार्म प्रोड्यूस के साथ। तो अपने फार्म प्रोड्यूस को करता है, इंक्लूडिंग कि उसकी जो उस पर्टिकुलर वैरायटी है, जो उसका फार्म, जो उसके वैरायटी के ऊपर मिल रहा है उसको, उस वैरायटी की सीड को भी वो जो भी चाहे वो कर सकता है ना। तो वो क्या क्या काम, वो सोइंग भी कर सकता है, वो एक्सचेंज भी कर सकता है, वो चाहे तो उस चीज़ को, सीड जो आया है उसको रीसो भी कर सकता है, दोबारा सोइंग कर देगा वो सेम सीड की। वो चाहे तो किसी के साथ शेयर कर सकता है, चाहे किसी को सेल कर सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई बोले कि आपको ये काम करने पे ये जिसका अवार्ड मिलेगा, वो अच्छा खासा अमाउंट प्राइस मिलेगा आपको,
तब ज़ाहिर-सी बात है उस चीज़ को बहुत अच्छे से करने की ट्राई करोगे कि हमारा बेस्ट हो, क्योंकि हमें वो प्राइस दिख रहा है। तो इसी तरीके से इनको कोई एक रिवॉर्ड मिलता है या ये जो राइट देते हैं इनको, तो उससे हेल्प होगा कि जो फार्मर होंगे वो जो भी उस जेनेटिक रिसोर्सेज़ हैं उनकी वैरायटी के अंदर, वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज और मेंटेन करके रखेंगे, है ना? तो ये चीज़ क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए फार्मर राइट्स दिए जाते हैं कि एक वो जेनेटिक रिसोर्स बहुत मेंटेन रहेगा उसके अंदर। ओके? नेक्स्ट आता है आपके पास पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन क्या होता है? सबसे पहले तो कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, सम्मेलन को बोलते हैं हम। तो पेरिस के अंदर एक सम्मेलन हुआ था जो मेनली किसके लिए दिया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जो भी इंडस्ट्रियल एक कोई भी रिलेटेड प्रॉपर्टी है इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके लिए एक सम्मेलन रखा गया था कि जिसके अंदर वो बोला जाए कि भाई इंडस्ट्रियल कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको हमें प्रोटेक्शन देनी है। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये वाला जो मीटिंग हुई थी इनकी, वो हुई थी 1883 के अंदर। तो लगभग इस मीटिंग से 8 से 10 साल पहले एक ऐसे एग्जीबिशन लगा था। तो उस एग्जीबिशन के अंदर, एग्जीबिशन में पता है ना कि जैसे एक जहाँ पे सारे अपने अपने कुछ ना कुछ चीज़ें बना के लाते हैं। तो एग्जीबिशन हुआ था तो वहाँ पे उनको ये था कि जो भी अलग अलग जगह के आर्टिस्ट अलग अलग कंट्री से आते हैं, अपनी अपनी जो उनकी आर्ट है जो उन्होंने काम किया है, ठीक है, जैसे कोई मशीनरी बनाई है उन्होंने एग्रीकल्चर की, तो वो सब लाके अपना दिखाएंगे। लेकिन ये था कि उस एग्जीबिशन में कोई आया नहीं। प्रॉब्लम क्या थी कि अब जाहिर सी बात है आपने कोई चीज़ बनाई है, आप वहाँ जाके सबको शो कर दोगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा बनाया हुआ है, ये ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको कोई भी कॉपी कर लेगा तो फिर वो आपकी वो चीज़ यूनिक नहीं रहेगी, वो आपके नाम से नहीं जानी चाहिए, वो एक कॉमन हो जाएगी सारों के बीच में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1883 के अंदर एक मीटिंग बिठाई थी इन्होंने, जिसके अंदर ये चीज़ थी कि हाँ भाई जिसकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसे हर कंट्री के अंदर जो भी इस हमारी मीटिंग के अंदर रहेगा, जो भी इस कन्वेंशन को साइन करेगा, उसको वो जो भी पर्सन होगा वो सारी कंट्रीज के अंदर अपना एक प्रोटेक्शन ले सकता है कि हाँ उसको अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी इस प्रॉपर्टी के ऊपर उसको एक प्रोटेक्शन मिल गया है कि हाँ ये मेरी है, राइट? अब इसके फीचर्स क्या होता है? पहला इसका होता है नेशनल ट्रीटमेंट। इसका मतलब समझ लीजिए बस आप पॉइंट का, उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट, दूसरा होता है राइट टू प्रायोरिटी, तीसरा होता है इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। मतलब क्या है? देखो जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था ना तब इसमें लगभग अराउंड 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट की थी स्टार्टिंग में, ठीक है? अब इसके अंदर पहला होता है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के अंदर मान लो इंडिया एक मेंबर है इसके, उन 11 कंट्रीज में मान लो इंडिया मेंबर है, तो अगर कोई इंडिया का पर्सन अगर ये वाला प्रोटेक्शन लेना चाहता है तो उसको तो बहुत स्पेशल ट्रीट करेंगे कि हाँ भाई हमारे कंट्री का पर्सन है। लेकिन भाई अगर कोई फॉरेनर यहाँ पर लेना चाहता है राइट हमारी कंट्री के अंदर, तो उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होती, नेशनल ट्रीटमेंट होता है यानी कि सबको सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भी कंट्रीज उसकी पार्ट है वहाँ पर उन्हें प्रोटेक्शन, सेम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगा। ओके? सेकंड आता है राइट टू प्रायोरिटी। राइट टू प्रायोरिटी का मतलब होता है इनको जैसे एक टाइम में एक कंट्री में अप्लाई किया उन्होंने, सो ये ज़रूरी हम एक साथ सभी कंट्रीज में अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, है ना? एक टाइम चाहिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में थोड़ा बीच में गैप चाहिए, क्योंकि पूरा एक लंबा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है तो टाइम लगता है। तो इसलिए इसके अंदर प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप कि आपको एक से दूसरी कंट्री में अप्लाई करने के लिए बीच में आपको 6 से 12 महीने का टाइम मिल जाता है। तो उससे अंदर को टाइम पीरियड दे दिया जाता है। थर्ड चीज़ होती है इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका के अंदर कोई इसका पेटेंट ले रहा है, अगर अमेरिका ने मान लो मना कर दिया कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हम नहीं देंगे पेटेंट, तो ये नहीं है कि अगर मान लो कोई दूसरे से इंडिया दे रही है तो इंडिया भी देखेगी यार अमेरिका ने मना कर दिया तो मैं भी मना कर देता हूँ। तो ये चीज़ नहीं होती है। तो इसके अंदर हर एक कंट्री का अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है कि उन्हें पेटेंट देना है या नहीं देना है। क्लियर है? तो ये 3 इसके फीचर्स हो गए हमारे पास। ये हो गया पेरिस कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है आपके पास कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वैरायटी। तो कोई भी वैरायटी को रजिस्टर करवाने के लिए पेटेंट वगैरह के लिए तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या ऐसी शर्तें उसको फुलफिल करनी पड़ेगी कि ये चीज़ उसमें होगी तो वो वैरायटी को आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो इसके अंदर आपको याद रखनी है, 4 वर्ड्स याद रखने हैं आपको, दैट इज एन, डी, यू एंड एस। ओके? एन, डी, यू एन एस, जिसमें एन का मतलब होता है नॉवल। नॉवल का मतलब होता है कि जिस टाइम पे आप रजिस्टर, नॉवल का मतलब होता है सिंपल सा मतलब समझो तो होता है न्यू, कि अब जिस टाइम पे आप रजिस्टर करवा रहे हो उस टाइम से पहले उस चीज़ की नॉलेज किसी को नहीं है, वो एकदम नई है, किसी को उसके बारे में नहीं पता है, या अगर आपका कोई प्रोडक्ट है
तो आपके रजिस्टर कराने से 1 साल पहले तक उसको किसी ने भी सेल नहीं किया है, कहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो वो होता है नोवेल। दूसरा होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसी खासियत होनी चाहिए जो उसको दूसरों से अलग करती है। तो एक एक ऐसी पर्टिकुलर खासियत, एक पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट नेचर, एक यूनिक नेचर होना चाहिए उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है यू। यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, कि कोई अगर वैरायटी है तो वो ज़रूरी नहीं कि अगर यहाँ पे आपने टेस्ट किया तो यहाँ पे वो ये परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, और यानी अब एक प्लांट दे रहा है दूसरा प्लांट नहीं दे रहा, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी सारों में। जितने भी हैं पूरी फील्ड में, जो भी प्लांट्स आपने लगाए हैं, सब में एक यूनिफॉर्म नेचर दिखेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे दिखेंगे वो सब, राइट। और फर्स्ट लास्ट होती है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि वो जहाँ पे भी अलग अलग कंडीशंस के अंदर वो अपनी एक स्टेबल परफॉर्मेंस देगा। तो अगर ये चारों करेक्टर फॉलो होते हैं, ये चारों क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, तभी उस वैरायटी को रजिस्टर करवाया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 4 क्राइटेरियाज। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट का मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, कॉपीराइट की बात करते हैं हम, तो कॉपीराइट एक इस तरीके का राइट होता है जो मेनली आपको किस चीज़ पे मिलता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसके लिए दिया जाता है। तो कॉपीराइट जब भी बात करते हैं ये वर्ड्स आते हैं, एक तो लिटरेरी, जैसे जो बुक्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए, इनके ऊपर दिया जाता है, लिटरेरी इवेंट्स के। म्यूजिक के ऊपर होता है, ड्रामा के ऊपर होता है, फिल्म मेकिंग पे होता है, साउंड पे होता है, आर्ट के वर्क पे होता है। तो ये पॉइंट बस हमें याद रखने हैं कि एक ऐसे राइट्स होते हैं जो कि जो आपका लॉ होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, वो देती है किस किस के लिए, लिटरेरी के लिए, ड्रामा के लिए, म्यूजिकल के लिए, आर्ट के लिए, फिल्म मेकिंग या साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए जो राइट दिया जाता है, ताकि इसके आगे ये चीज़ ऐड करनी है, ताकि कोई उसको और यूज़ ना कर सके, उसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसके साथ साथ ही आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि कॉपीराइट के लिए जो एक्ट आया था वो 1957 के अंदर आया था। ओके, और इसका जो पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है, हमने पहले भी बात की थी, ये 60 ईयर्स तक का दिया जाता है कॉपीराइट का प्रोटेक्शन। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। तो ये कॉपीराइट हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर आप लिखें तो आप इसके अंदर एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि कोई बुक का ऑथर हो गया है, ठीक है, किसी का म्यूजिक हो गया जो म्यूजिक कंपोजर है, तो वो सब इसके अंदर ये सब इवेंट्स आते हैं, तो वो इवेंट्स लिखने हैं बस इसमें, कि लिटरेरी का है, सॉन्ग का है, फिल्म प्रोड्यूसिंग का है, आर्टिस्टिक वर्क है, कोई पेंटिंग वगैरह है। इस तरीके से आप इसमें इन चीज़ों के ऊपर कॉपीराइट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसर्चर राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स अंडर द पीपीवी-एफआर एक्ट। जो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट राइट्स और फार्मर राइट्स का जो एक्ट आया था 2001 के अंदर, इसके अंदर दो राइट्स आते हैं, एक रिसर्चर का राइट होता है, कम्युनिटी का राइट होता है। इसके पैराग्राफ पे ऐसे मत जाना, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, रिसर्चर राइट यानी कि जो आपका रिसर्चर है, जो साइंटिस्ट है, उसको कोई राइट मिल रहा है, उसको राइट। अब रिसर्चर को राइट किस चीज़ पे चाहिए होगा, कि भाई उसको कोई वैरायटी पे राइट मिल जाए, कि भाई मेरा इस वैरायटी पे राइट मिल गया मुझे, अब मैं इस वैरायटी को जैसे चाहूँ अपने रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ कर सकता हूँ। साइंटिस्ट को तो यही काम है, इसी चीज़ पे चाहिए होगा। तो रिसर्चर राइट क्या होता है, रिसर्चर कैन यूज एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वैरायटी, कोई भी रजिस्टर्ड वैरायटी जो है उस एक्ट के अंदर आती है, सीड एक्ट के अंदर, वो उसको यूज कर सकता है अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए। ठीक है, यानी वो उस वैरायटी का यूज करके कोई अपनी दूसरी वैरायटी बना सकता है, उसको एज ए सोर्स वो यूज कर सकता है, उसको इतना राइट मिल जाता है। ठीक है, वो एक बार करे तो चल जाता है, लेकिन अगर उसको रिपीटेडली यूज करना है तो उसको पहले जो उस वैरायटी का ब्रीडर है जो मेन, उसको उसकी परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो रिसर्चर के राइट क्या हो गए, कि ऐसा राइट जो रिसर्चर को मिलता है, ताकि वो कोई भी रजिस्टर्ड वैरायटी जो सीड एक्ट के अंडर आती है, कोई भी रजिस्टर्ड वैरायटी को वो अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकता है, वो उसको एज ए इनिशियल सोर्स ले सकता है जिस अपनी कोई दूसरी नई वैरायटी बनाने के लिए। क्लियर है। उसके बाद आता है कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी राइट्स की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, गांव या कोई छोटा सा कस्बा इसके अंदर इन्वॉल्व आता है, तो ये उनको कंपनसेशन दिया जाता है। मान लो कोई नई चीज़ डेवलप हुई है, कोई नई वैरायटी डेवलप की गई है, प्लांट, इसमें पीपीवी-एफआर यानी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वैरायटीज की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इट इज़ द कंपनसेशन टू विलेज और द लोकल कम्युनिटीज फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द इवोल्यूशन ऑफ अ वैरायटी। यानी अगर एक्ट के अंदर कोई वैरायटी रजिस्टर करी हुई है और उस विलेज का या कोई एक कम्युनिटी का
उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है उस वैरायटी को बनाने के लिए, तो उनको एक कंपनसेशन अमाउंट दी जाती है, उनको उनका हक दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, अपने विलेज या अपने लोकल कम्युनिटी के हिसाब से उनका कोई पर्सन, उनका कोई ग्रुप, वो जाके क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो हमें उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। तो प्रूफ सबमिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने इसमें हेल्प की है तो उनको उस चीज़ का हक मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिसर्चर में रिसर्चर को हक मिल जाएगा, कम्युनिटी में कम्युनिटी वालों को मिल जाएगा। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है। नॉर्मल सी बात है, ट्रेडिशनल नॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि यार हमारे दादा और ऐसे किया करते थे, हमारे परदादा के टाइम पे ऐसा नुस्खा लगाया जाता था, तो बस वही होता है ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कि ऐसी नॉलेज या ऐसी प्रैक्टिसेस जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, यानी वो उनके ट्रेडिशन का, वो उनके हेरिटेज का एक पार्ट बन गई है कि हाँ ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है और हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आगे भेजना है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज आती है ये एक्सपीरियंस से आती है, मतलब इसमें आपको कुछ और भी ऐड कर पाओ तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं ना कि कोई आयुर्वेदिक वगैरह, तो ये एक्सपीरियंस है, किसी के पास कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है किसी ने, तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज में आ रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुई है। अगर किसी को भी नुस्खे आते हैं, है ना, आयुर्वेदिक हो गया, योगा आ जाता है आपका, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के ट्रांसफर हुआ है। कोई एक पर्टिकुलर आर्ट है कि इस तरीके की कला जो है ये हमारे परिवार में काफी पहले से चलती आ रही है, तो ये सब में आई है, वो कला सबने सिखाई है अपने। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इनफॉर्मल तरीका होता है नॉलेज का, क्योंकि ये कहीं पे रिटन फॉर्मेट में कोई बुक में नहीं होता है, ये सिर्फ एक एज अ ट्रेडिशन का पार्ट होता है, आपका एक रिवाज होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाता है अपने अगली जनरेशन को। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब जब भी आईपीआर पढ़ोगे तो ट्रिप्स तो पढ़ना जरूरी है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म, सबसे पहले ट्रिप्स के बारे में लिखोगे तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म लिखोगे। तो ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप्स की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही एक एग्रीमेंट है, एक समझौता हुआ था, तो एक बहुत ही डिटेल्ड और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है, मल्टी का मतलब बहुत सारे, लेटरल मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारी कंट्रीज। जब भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक चीज की बात नहीं हो रही, एक कंट्री की बात नहीं हो रही, उसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे थी। ठीक है, किसके ऊपर ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर, आईपीज के ऊपर। ठीक है, इसको मेन एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है, यानी किसके अंडर आता है ट्रिप्स, किसके अंदर, इसको संभालता कौन है, देख रेख कौन करता है, तो डब्ल्यूटीओ करता है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक, अब इसका काम क्या होता है ट्रिप्स का। ट्रिप्स का काम होता है कि आईपीआर, जितने भी तरीके के आईपीआर है आपके अलग अलग, उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड को फिक्स करता है, वो ये ट्रिप्स करता है कि हर एक के लिए कितना क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड फुलफिल करना चाहिए ये वाला राइट मिलने के लिए। तो वो सारा काम करना ट्रिप्स का काम होता है। इसको कब लेके आया गया था, इसको नेगोशिएशन किया था, समझौता किया था एट द एंड ऑफ यूरुगे राउंड ऑफ गैट, ये अलग अलग है। ठीक है, पहले ये जीएटीटी के नाम से था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से था। बाद में और इसका जो गेट का जो राउंड चल रहे थे उसके अंदर क्या आता है, उसके यूरुग्वे राउंड के अंदर इसको ट्रिप्स में बदल दिया था 1994 के अंदर। ठीक है, गेट का जो यूरुग्वे राउंड चल रहा था, सॉरी बदला नहीं था, गेट का जो यूरुग्वे राउंड चल रहा था 1994 के अंदर, उसके अंदर इसका समझौता किया था कि हम बस ट्रिप्स को लेके आए, और ये फोर्स में 1995 से आ गया था। तो ट्रिप्स के अंदर हमें क्या चीज याद रखनी है, आपको इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखनी है, हमें इसकी फुल फॉर्म लिखनी है कि ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर कि एक ये डिटेल्ड और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होता है आईपीज के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसको कौन संभालता है, इसको डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संभालती है। ये करती क्या है, ये जितने भी अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्म के जो आईपीआर्स हैं, ये उनके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करती है। इसको नेगोशिएट किया था यूरुग्वे राउंड ऑफ गैट 1994 के अंदर, और ये फोर्स में आ गया था 1995 के अंदर। राइट, चलिए अब ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क का मतलब सबको पता है, ट्रेडमार्क कोका कोला का साइन सबको पता है, एप्पल का साइन सबको पता है, एडिडास का पता है, तो ये उनकी ट्रेडमार्क है ना, कि उनके व्यापार करने की निशानी है, उसी को ट्रेडमार्क बोला हमने हिंदी में, है ना। तो ये चीज हो गई हमारे पास। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक साइन होता है,
ठीक है? कि आप उस साइन से उसको दूसरे ब्रांड से, दूसरे कंपनी से, दूसरे बिज़नेस से आप उसको अलग कर सकते हो, है ना? अब कोका कोला का वो सामने आपको निशान दिखते पता लगेगा कि अच्छा ये को निशान देखते ही आप समझ जाओगे कोका कोला है। कोई उसको बोलेगा कि भी पेप्सी है ना? तो इस तरीके के आपके पास एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, जैसे कोका कोला का हो गया, ठीक है? ऑडी का होता है, एप्पल का होता है, एडिडास का होता है। तो इस तरीके से हर एक जो पर्टिकुलर एक बिज़नेस है, उसका एक साइन होता है जो उसको दूसरे बिज़नेस से अलग दिखाता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है। ओके? नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट हमने पढ़ा 1957 के अंदर आया था। फिर इसके अंदर आपको वही चीज़ें लिखनी है कि हम कॉपीराइट किस-किस चीज़ पे देते हैं, लिटरेरी, ड्रामा, म्यूज़िक, आर्टिस्ट के वर्क, फ़िल्म मेकिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ताकि उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे। उससे बचाता है, उससे प्रोटेक्शन देता है। ठीक है? कि इसका एक डिफरेंस होता है पेटेंट के साथ। ठीक है? कॉपीराइट जो होती है वो सिर्फ़ एक्सप्रेशंस को, यानी कि जो बाहर दिख के आ रहा है ना? कि अब एक म्यूज़िक बना दिया, तो उस म्यूज़िक जो बन गया है ना, उसके ऊपर राइट मिलेगा। उसके पीछे का जो भी स्टोरी रही है या कैसा क्रिएशन किया है, क्या सिस्टम लाया है, वो आइडिया कोई भी चुरा सकता है, मतलब कोई और कॉपी कर सकता है। ठीक है? तो जो मेन आपका वो है ना, अब मान लो कि आपने कोई खाने की चीज़ बनाई है, ठीक है? तो फाइनल जो आपकी डिश जो आपकी तैयार हुई है ना, आपको उस पे कॉपीराइट मिल गया, या आपकी कोई बुक आपने किसके अंदर बोल सकते हैं, मान लो कोई पेंटिंग बनाई है, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिल सकता है। लेकिन उस पेंटिंग का पीछे का जो आइडिया है, जो मेथड है, जो आपने पेंट्स का मिक्सचर कुछ यूज़ किया है, जो कंसेप्ट रहा है पीछे का, उसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है? आइडिया के ऊपर कॉपीराइट कभी नहीं मिलता है, पेटेंट मिल सकता है। ठीक है? तो कॉपीराइट कभी भी आइडिया पे नहीं मिलता है, एक्सप्रेशन पे मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको आप ऐड कर सकते हो। तो कॉपीराइट हमें किस पे मिलेगा? जो आपको बाहर दिख रहा है सिर्फ उस पे कॉपीराइट दिया जाएगा। आइडिया का कोई कॉपीराइट नहीं होता। आइडिया वो सेम कोई भी यूज कर सकता है, बस उससे वो कोई नई चीज बना देगा। ओके, चलिए भैया, बुदापेस्ट ट्रीटी फिर आ गई है। बुदापेस्ट ट्रीटी जो थी आईपीआर प्रोटेक्शन के ऊपर, बुदापेस्ट के नाम से हमें क्या याद रखना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का याद रखना है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटेक्शन के लिए हम रजिस्टर करवाते हैं इसके अंदर। तो बुदापेस्ट ट्रीटी जो आई थी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसके अंदर मेनली किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है। इसको साइन कब किया था? 28 अप्रैल 1977, और ये अमेंड कब होता है? 26 सितंबर 1980। बुदापेस्ट ट्रीटी क्या करती है कि आपको एक चीज से बचा देती है कि आपको जिस जिस कंट्री के अंदर आपको पेटेंट वगैरह चाहिए, तो आपको उस हर कंट्री में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जमा करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो बुदापेस्ट ट्रीटी, ट्रीटी का सिंपल सा मतलब होता है जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्रीमेंट किया जाता है उसको हम ट्रीटी बोल देते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर ये चीज तो बता देती है कि जहाँ पे आपको पेटेंट वगैरह चाहिए होता है, तो आपको हर एक कंट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जमा नहीं करवाना पड़ता। ओके, अब आता है कि ट्रेड सीक्रेट और जोग्राफिकल इंडिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जब आपको दोनों का मतलब पता है, तो बस उसके अंदर डिफरेंस फॉर्मेट में लिख दो कि ये ऐसा होता है जबकि दूसरे वाले का ये काम होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन हमें सबको पता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस का कोई गुड है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है, कि उसको बताता है कि यहाँ की स्पेसिफिसिटी है, यहाँ का खास है ये। ठीक है? लेकिन जो ट्रेडमार्क होता है वो कोई भी गुड और सर्विस को बताता है, कोई पर्टिकुलर कंपनी से निकली है जो, ये फर्क हुआ ना। ज्योग्राफिकल के अंदर हम उस एरिया के बारे में बताते हैं, लेकिन ट्रेड सीक्रेट क्या होता है कि ऐसा कोई गुड या किसी कोई सर्विस है, उनका ऐसा कोई सीक्रेट है जो उस पर्टिकुलर कंपनी से निकला। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ट्रेड सीक्रेट में, सबसे सिंपल एग्जांपल दैट इज कोका कोला। कोका कोला बनाने का प्रोसीजर सिर्फ कोका कोला की कंपनी को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो ये उनका ट्रेड सीक्रेट है। तो वो एक ये चीज बताता है कि ये गुड या सर्विस जो है ये उस पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करती है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये बताता है कि ये जो गुड है ये उस पर्टिकुलर एरिया का है, पर्टिकुलर प्लेस का है। राइट? ओके, तो ये हो गया आपका पार्ट सी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट डी को। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो फॉर मोर सच वीडियोस वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे और पार्ट डी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बैक। सो हम डिस्कस कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेपर, और उसके अंदर हम पार्ट डी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स मूव टू पार्ट डी। ओके, सो ये आपका पार्ट डी रहा, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड डिस्क्राइब इट्स रोल फॉर द कंजर्वेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है? तो ये बहुत ही जनरल सा सिंपल सा आप सोच के देखिए तो क्वेश्चन बहुत ही जनरल पूछा गया है कि जिसको हम मतलब
हम कहते हैं ना कि हम अपनी मर्ज़ी से कैसे भी हम लिख सकते हैं उसको, एक नेचुरल सोच के। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी किसे बोलते हैं? जब हम बोलते हैं ना कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग-अलग टाइप के लोग रहते हैं। सिमिलरली बायोलॉजिकल के केस के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है क्योंकि बहुत सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स होते हैं और बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। यही हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर क्या है कि उसका एक्ट आया था। तो सिंपल सी बात है कि जब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक्ट आ रहा है, तब उसके अंदर हम किसका मेन करेंगे? किन पे फोकस करेंगे? जो हमारी बायोडायवर्सिटी है। हम उस बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करते हैं। इसके मेनली क्या होता है, दो 2002 में आया था। इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें फर्स्ट था कि कंज़र्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहले तो यही चीज़ होगी कि हमें बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करके रखना है। ठीक है, कर लिया। सेकंड चीज़ है कि आपके जितने भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ हैं, यानी कोई भी प्लांट आप यूज़ कर रहे हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी मतलब बायोलॉजिकल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? जैसे बहुत सारी क्या चीज़ होते हैं हमारे, हमें पता है कि बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं, उनके प्रेडेटर होते हैं। यानी कि जो हमें कोई अगर कीट को किसी को मारना है, तो हम नेचुरली भी तो यूज़ करते हैं ना, कि उसे खाने वाले कोई बर्ड्स वगैरह होंगे या इस तरीके से। तो वो सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ हैं। तो हमें उनका एक सस्टेनेबल यूज़ करना है ताकि हमें उसको अपनी जनरेशन में ख़त्म नहीं करना है, हमें उसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है। तो एक सस्टेनेबल तरीके से हमें हिसाब से यूज़ करना है उसे। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है इक्विटी शेयरिंग बेनिफिट्स। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए कि मान लो 3 लोगों ने मिलके कोई चीज़ बनाई है यहाँ पे, उस चीज़ को जैसे उन्होंने सेल किया तो उनको 3 लाख का बेनिफिट हुआ, 3 लाख रुपए मिले उन्हें। अब इस 3 लाख को कितने लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको बनाने में? 3 लोगों ने। तो वो जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उन सब में वो बराबर बाँट दिया जाए। तो यही सेम चीज़ होगी कि कोई भी रिसोर्स है, अगर उस रिसोर्स को यूज़ करके जो भी बेनिफिट मिला है, तो उसको जितने भी लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, उन सब में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। राइट? इट डील्स विद ऑल द मैटर रिलेटेड टू एक्सेस, यानी मेन सीधी-सी बात है कि जभी भी आप किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को कमर्शियल लेवल पे आप उसको यूज़ करोगे। कमर्शियल लेवल पे कहने का मतलब है कि उसको यूज़ करने पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको उससे पैसा वगैरह आएगा कमर्शियल लेवल पे। ठीक है? तो मेन वही चीज़ है कि उससे जो भी बेनिफिट आएगा, तो वो आपको इक्वली शेयर करना है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितना भी काम होगा, उसको ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है, ये सँभालता है। ठीक है? जभी भी आप कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे। और इसका मेन काम किस लिए बनाया था? ये एक्ट कब आया? किस लिए आया था? ये आया था सीबीडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सीबीडी क्या होती है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन यानी पहले इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था। उसने सोचा कि हमें ऐसा-ऐसा काम करना है। तो उन्हीं काम को पूरा करने के लिए हमारे पास आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये सीबीडी आपके पास ये आएगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, ये हो गया। अब अच्छा, इसमें ये फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा। सेकंड चीज इन्होंने पूछा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप खुद सोच के देखिए कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनका एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा? एक सिंपल सा सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इसके अंदर दे सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, हनी बीज का। हनी बीज आपका बायोलॉजिकल रिसोर्स ही हो गई, बायोलॉजी का पार्ट है। तो हनी बीज जो होती है, आपको लगता है हनी बीज के बिना सरवाइव कर सकते हैं? क्योंकि हमारे कितने 70-80% से ज़्यादा जो पॉलिनेशन होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? हनी बीज पे करती है। अगर ये हनी बीज का पॉलिनेशन नहीं होगा, क्या हमारी क्रॉप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हनी बीज का। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, है ना? डिकम्पोज़िशन जो भी अपने रॉ मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज़ करते हैं, अवेलेबल मैटर में सॉइल के अंदर, डिकम्पोज़िशन में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर हमारे पास काम आते हैं, है ना? कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर वो हेल्प करते हैं। पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे पेस्ट होते हैं, तो उनको मारने के लिए भी एक नेचुरल प्रेडेटर होते हैं। यानी कोई बर्ड्स होंगे, कोई उनसे बड़े जानवर होंगे जो उन्हें खा जाएँगे, तो वो पेस्ट कंट्रोल हो जाता है आपका। तो पेस्ट कंट्रोल के अंदर भी वो हेल्प करते हैं, ठीक है? ये चीज़ हो गई है। उसके अलावा इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम वाटर को क्लीन करने में, वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। वाटर क्वालिटी आ गई। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ें होती हैं आपकी, बहुत जनरल सी चीज़ें हैं।
जो हेल्प करती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसीलिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करना या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना ज़रूरी है, राइट? तो इतना सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए, हमने दोनों क्वेश्चन का आंसर किया। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपको यूपीओवी को डिस्क्राइब करना है और आपको ये चीज़ बतानी है कि यूपीओवी और पीपीवी में क्या फ़र्क है। 2 अलग-अलग एक्ट है, उसका काम क्या था और इसका काम क्या है। ओके, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो यूपीओवी जो कोई भी शॉर्ट फॉर्म आएगी तो उसकी फर्स्ट लाइन में हमेशा उसकी फुल फॉर्म ही लिखनी है। यूपीओवी का मतलब क्या होता है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसके लिए हम सारी की सारी बात किसके लिए कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये कॉमन लिखना है आपको। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो क्या करेगा, प्लांट ब्रीडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो ब्रीडर को राइट्स मिलते हैं उनकी कोई भी जो उन्होंने नई वैरायटी बनाई है उसके ऊपर जो भी उनको राइट मिलेगा तो ये उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। प्लस ये एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है ताकि नए से नई इनोवेशन हो पाए, नई नई प्लांट्स की जो न्यू न्यू वेराइटीज है वो डेवलप कर पाए। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होगा कि एक तो जो प्लांट ब्रीडर होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा एग्रीकल्चर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, इन्होंने एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है ताकि न्यू न्यू वेराइटीज डेवलप हो सके। ये जो है हमारा यूपीओवी, इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, यूपीओवी जो एक्ट है ये दो तीन आए थे मेन, एक तो 1978 का एक्ट आया था, एक 91 का एक्ट आया था। दोनों के अंदर क्या होता है देखो, अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्राइटेरिया आपको हर जगह सेम होते हैं। कभी भी आपको किसी भी वैरायटी को रजिस्टर कराना है तो चाहे कोई भी एक्ट के अंदर हो, उसके अंदर जो हमने बात की थी NDUS, ये क्राइटेरिया तो लगेगा ही लगेगा उसके अंदर, है ना? तो इसके अंदर बस ये था कि 78 वाले एक्ट के अंदर ये N वाला पार्ट नहीं आया था, बाकी DUS वाला इंक्लूड था। 91 के अंदर ये N और इंक्लूड हो गया था, जिसमें हमने क्या बात की थी, नॉवेल्टी का मतलब होता है न्यूनेस, की उसकी जब आप वो वैरायटी को रजिस्टर करा रहे हो, उससे 1 साल पहले तक या उससे कुछ टाइम पहले तक वहाँ पर कभी भी उस वैरायटी को रजिस्टर नहीं कराया गया या उसको कभी भी मार्केट के अंदर लॉन्च या बेचा नहीं गया है ना? डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है कि उस आपकी वैरायटी के अंदर कुछ ऐसी एक अलग चीज़ होनी चाहिए जो उसको बाकी सबसे अलग करती हो, बाकी सबसे डिफरेंट बनाती हो। ठीक है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि अगर उस वैरायटी को आपने ग्रो करा है तो उसके सारे प्लांट्स आपको एक जैसे दिखेंगे। कोई फ़र्क नहीं, ऐसे नहीं होगा कि 2 पौधे अलग दिख रहे, 2 पौधे अलग दिख रहे हैं, एक यूनिफ़ॉर्मिटी दिखेगी आपको, एक जैसे एकसार दिखेंगे वो। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको कहीं पे भी चेक करवाओगे तो उसकी एक स्टेबल परफ़ॉर्मेंस आएगी, यानी कि हाँ, उसको इतनी अगर उसकी परफ़ॉर्मेंस है, तो आपको हर जगह उसकी सेम परफ़ॉर्मेंस मिलेगी। वो स्टेबल परफ़ॉर्मेंस शो करेगा, राइट? ये चीज़ हो गया। इसके बाद ये 2 टर्म आती हैं इसके अंदर, ये तो आपको याद रखना है, एक ब्रीडर्स का प्रिविलेज, एक फार्मर्स का प्रिविलेज। ये क्या होता है इसके अंदर आपको जो क्या कहते हैं हम इसमें, हाँ, ब्रीडर का प्रिविलेज और फार्मर का प्रिविलेज दोनों के दोनों ही दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका 1 2 3 ये यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद आता है इसके अंदर ब्रीडर का राइट दिया जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे ऐसे ये इस तरीके से मैच करना है आपको। मेन मैं बता देती हूँ कौन सा रिक्वायरमेंट आपकी हो गई। उसके बाद ब्रीडर प्रिविलेज और फार्मर प्रिविलेज 1978 के एक्ट में दोनों को प्रिविलेज, दोनों को कुछ ना कुछ जैसे हम कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी दी गई है, लेकिन 91 वाले के अंदर जो है वो नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, 91 वाले एक्ट के अंदर नहीं प्रोवाइड किया गया वो। फिर आती है पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कितने साल का प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इसके अंदर जो आपकी फील्ड क्रॉप्स होती हैं उन्हें 15 साल का, ये इंपॉर्टेंट है, उन्हें 15 साल का प्रोटेक्शन मिलता है। और आपकी जो फॉरेस्ट, फ्रूट या जो ट्रीज वगैरह जो होते हैं उन्हें 18 ईयर्स का मिलता था 78 के एक्ट में। 91 के अंदर इसको बढ़ा दिया गया, 15 वाले को इन्होंने 20 कर दिया और 18 वाले को इन्होंने 25 कर दिया। तो फील्ड क्रॉप के लिए हमेशा थोड़ा कम मिलता है, जिसे हमने पहले भी बात की थी कि एक्सटेंट वेराइटीज के लिए कितना था हमारा, 15 साल का था, जबकि हमारे ट्रीज वगैरह के लिए 18 साल का था। तो वो यही है, ये वाला कंडीशन थी। लेकिन जो यूपीओवी का 91 वाला एक्ट है इसके अंदर फील्ड क्रॉप्स के लिए 20 ईयर्स का है और फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह के लिए 25 ईयर्स का है। ये तो हो गया हमारी यूपीओवी की बात। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर पीपीवीएफआर की। पीपीवीएफआर के अंदर पहली बात तो आप दो चीजें लिख सकते हो जो इसके अंदर स्पेशली हमने पहले बात कर चुके हैं। एक तो यहाँ पे रिसर्चर को भी राइट मिलता है, इसकी बात हम सारे कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया है।
अगर हमें कोई और चीज़ नहीं याद आती तो एटलीस्ट हमने जो चीज़ लिंक लिखी है हम उसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है? रिसर्चर राइट मिलता है, एक हमने क्या पढ़ा था कम्युनिटी का राइट भी मिलता है, पीपीवी-एफआर एक्ट में, ठीक है? कम्युनिटी का राइट भी मिलता है, हमने फार्मर राइट भी पढ़े हुए डिफाइन क्या होती है, तो इसके अंदर ये तीनों होते हैं, तो आप इन तीनों के बारे में बता सकते हो, ठीक? तो ये तीनों स्पेशल हैं पीपीवी-एफआर के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि मेनली अब इसका काम क्या है? पीपीवी-एफआर की फुल फॉर्म सबको ध्यान होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 के अंदर आया था। और इसके अंदर क्या चीजें, एक पूरा इफेक्टिव सिस्टम है जिसमें हम प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, जो इसके नाम से हमें पता लग रहा है, ठीक है? ये फार्मर और ब्रीडर को एनकरेज करते हैं कि भाई आप नई नई वेराइटीज बनाओ, उनको उत्साहित करते हैं इस तरीके से। टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ फार्मर्स इन रिस्पेक्ट टू देयर कंट्रीब्यूशन, तो ये क्या करते हैं, ये फार्मर को मतलब पहचानते हैं कि जिन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है? जो भी हमने पढ़ा था कि जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज रहेंगे, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उनको कोई राइट मिल रहा है, हमने पहले भी बात की थी ना कि उनको कोई भी राइट मिल रहा है। अब आपको सेम एग्जांपल दिया था मैंने कि आपको कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आप ये काम करो, अब जितना अच्छे से करोगे आपको उतना अच्छा प्राइज मिलेगा, तो आप ऑब्वियसली अपना पूरा एफर्ट लगाओगे वहां पे उस काम को सबसे बेस्ट करने के अंदर। तो सेम चीज इनको होती है कि वो जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी वैरायटी के अंदर अच्छे से अच्छे उसको प्रॉपरली इंप्रूव करके रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे, ताकि उन्हें ये राइट मिल सके, ठीक है? एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट वगैरह इंक्रीज करने का काम होता है इसका, कि आप अच्छे से रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर करो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हो अच्छे से न्यू वैरायटीज बनाने में, सीड इंडस्ट्री की ग्रोथ करवाना। तो आपको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इसके नाम नाम लिखो, सीड इंडस्ट्री की ग्रोथ करवानी है हमें, ठीक है? और इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करानी है, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि हम अच्छी अच्छी वेराइटीज डेवलप कर पाए। इसके अलावा इनका काम होता है फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन कभी भी रहा है, चाहे कंजर्व करने में रहा है, चाहे इम्प्रूव करने में रहा है, कोई भी कंट्रीब्यूशन रहा है तो ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको उनका जो राइट है वो उन्हें मिलेगा, ठीक है? और प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम हो गया। तो इसमें मेन जो ये कॉमन से पॉइंट आ जाते हैं दोनों के अंदर, बट इसके अंदर आपको पीपीवी-एफआर में ये देना है कुछ स्पेशल राइट, रिसर्चर को राइट दिया जाता है, कम्युनिटी को राइट दिया जाता है, फार्मर को राइट दिया जाता है। क्लियर हो गया हमें? ओके। अब देखिए पीपीवी-एफआर एक्ट के हमने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी देख लिए कि ये एक इफेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें प्लांट वैरायटी को, मैं कह रही हूँ ना कि ये ऐसा कोर्स है जिसमें हर चीज बहुत सिमिलर सी है, मतलब आप लिख सकते हो उसके अंदर कुछ भी, बस कुछ कुछ स्पेशल चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर, बाकी सब कॉमन। अगर आप राइट दे रहे हो तो आपके क्राइटेरिया कॉमन है डीयूएस वाले, और इसके अंदर अगर कहीं भी कोई भी प्लांट वेराइटी से रिलेटेड होता है तो उसमें सीधी सी लाइन ये लिखनी है, अगर आपसे प्लांट ब्रीडर का राइट पूछे तो भाई ब्रीडर को राइट दोगे उसकी नई वैरायटी के ऊपर। अगर आपसे ये पूछे फार्मर का राइट, तो फार्मर को राइट दिया जाता है कि वो अपनी वैरायटी के साथ जो भी रजिस्टर्ड वैरायटी है उसको बेच सकता है, खरीद सकता है, जो मना है उसके कर सकता है ना? अब इसमें दिया कि प्लांट प्रोटेक्शन करनी है वैरायटी की, तो ये एक इफेक्टिव सिस्टम होता है जो कि फार्मर को भी राइट देता है और प्लांट वेराइटीज को प्रोटेक्ट करके रखता है, नई नई वेराइटीज को डेवलप करवाने के लिए एनकरेज करता है, फार्मर की राइट को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो जेनेटिक रिसोर्सेज को अच्छे से कंजर्व कर सके, और सीड इंडस्ट्री को ग्रोथ करता है। ये हमने पीछे पढ़ा, दोनों में काम आ जाएगी ये चीज हमारे पास। ओके, अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कैसा रहता है। तो ये बहुत ऐसे लंबा चौड़ा सा दे रखा है, तो हम इसके सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या 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 सिस्टम होता है। तो आपको कभी भी रजिस्टर कराना है तो सबसे पहले क्या होगी, आपको एक एप्लीकेशन नंबर वगैरह रिसेप्शन पे जाना होगा, एक एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको देना होगा, ठीक है? आपको अपने रिकॉर्ड्स वगैरह वहाँ पे अपलोड करवाने पड़ते हैं, ठीक है? और अपना सारा डाटा आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाना है, ठीक है? वो करवा लिया आपने, आपने पूरी एक एप्लीकेशन दे दी, ठीक है? सबसे पहले आपने एप्लीकेशन दे दी वहाँ पर, एप्लीकेशन देने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन जैसे ही रजिस्ट्रार के पास गई, उसके बाद फिर वो 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी अगर उसको लगता है कि कोई डाउट है तो वो डाउट कर सकता है वहां से, ठीक है? ये चीज हो गया। और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसको रिव्यू करेगा जो भी इसने दिया हुआ था, ठीक है? और उसके बाद इसके साथ साथ उनको क्या देना पड़ता है, वहां पे डीयूएस की टेस्टिंग फी देनी पड़ती है, ठीक है? कि आप आइए, हमारी ये वैरायटी के लिए हमने एप्लीकेशन आपको दे दी, सारा डाटा आपने सबमिट करवा दिया, फिर वो रजिस्ट्रार जो होता है वो कोई भी उसके अंदर मतलब एग्जामिनेशन चलती है आपकी,
एप्लीकेशन आप दे दोगे, आपकी फिर एग्ज़ामिनेशन होगी आपकी एप्लीकेशन की। एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन, अब रजिस्ट्रार जो होगा वो आपकी एप्लीकेशन को पढ़ेगा, देखेगा कि क्या क्या आपने बताया अपनी वैरायटी में। अगर उसको कुछ भी क्वेरी लगती है तो वो आपको बता देगा 7 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद वो रजिस्टर जो होता है वो पूरा देखेगा कि मतलब आप डीयूएस की फीस आप जमा करवा दीजिए। यहाँ लिख देना कि आप डीयूएस के लिए फीस जमा करवा दीजिए, आप फीस डिपॉजिट करवा दो तो हम आपकी वैरायटी चेक करने आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये फीस जमा करवानी है, विद इन 15 डेज। उसके बाद क्या आता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। मान लो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, फिर उसको आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, वो आपका रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, नंबर दे दिया। उसके बाद होता है कि आप अपना जो भी सीड है, ठीक है, रजिस्ट्रार टू डिस्पैच सीड टू द कंसर्न डीयूएस सेंटर। फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो आपका जो भी सीड है जो वैरायटी का, उसको डीयूएस के सेंटर में भेजेगा कि भाई चेक करने के लिए कि ये डिस्टिंक्ट है, यूनिफॉर्म है, स्टेबल है, ये सारी चीजें वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, डीयूएस सेंटर के अंदर भेज दिया, वहां पे वो चेक हो जाएगी। उसके बाद फिर वो चेक कर लेंगे वहां पे। If at the end of first season it is noted that essential trait is expressing the significant discrepancies, then registrar along with the representative to visit the state of the consensus during the second season। तो ये देखो 2 सीजन, 2 3 3 सीजन तक इन्होंने चेक करना है। अब ये डीयूएस सेंटर के अंदर चला गया, इसको मैं रिवाइज करूंगी, आप एक बार थोड़ा समझिए। हाँ, ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले अब आपके पास कोई वैरायटी है, उसकी सीड है, आपने क्या किया, एप्लीकेशन फाइल करी कि हाँ हमें इसके ऊपर प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी न्यू वैरायटी है। ठीक है, कर दिया आपने एप्लीकेशन। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रार जो होगा आपका, वो उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, पढ़ेगा एप्लीकेशन की, अच्छा ये चीजें नहीं आ रही हैं। अगर उसे लगेगा कि कोई डाउट है तो वो क्वेरी अपनी रेज कर देगा। अगर आपको लगेगा कि ठीक है मतलब एप्लीकेशन हो गई है, फिर वो आपको बोलेगा कि आप डीयूएस की एग्जामिनेशन या टेस्टिंग की फीस जमा करवाओ 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर फीस जमा करवा दी तो ठीक है, नहीं करवाई तो आपका एप्लीकेशन वापस चली जाती है। अब मान लो आपने फीस जमा करवा दी, अब क्या होगा, वो रजिस्ट्रार जो होगा वो आपके सीड को डीयूएस के सेंटर में भेजेगा, डीयूएस के सेंटर के अंदर भेजेगा उसको चेक करने के लिए कि ये डीयूएस का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि पहले सीजन के अंदर वो सेंटर ने बोला कि हाँ जो जो इसके अंदर इन्होंने लिखा था ना ये डीयूएस का क्राइटेरिया कर रही है, ये कुछ नई चीज है ये। ठीक है, उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रार जो जाता है वो सेकंड सीजन के लिए चेक करने जाता है, फिर वो वहां पे सेकंड सीजन के लिए जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग क्या करेंगे, ईडीवीज के लिए भी टेस्टिंग करते हैं कि कोई डेराइव्ड वैरायटी है, कि इसका कोई सोर्स है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, या किसी पहले की कोई वैरायटी से ही इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके पेरेंट वगैरह क्या है वो ये लोग चेक करेंगे। जब सारी चेकिंग हो जाएगी उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, इसके अंदर सारा डाटा जो है वो सेंटर पे सबमिट हो जाएगा। 4 महीने का टाइम लगेगा हार्वेस्ट के बाद। हार्वेस्ट के बाद इसका डाटा सारा वहां पे सबमिट हो जाएगा, और लास्ट में जाके उनको क्या होता है, फिर कुछ टाइम पीरियड मिलता है कि कोई दूसरा जाके इसको अपोज कर सके। अगर अब जाहिर सी बात है कोई जाके ऑपोजिशन कर सकता है कि नहीं ये इसकी नहीं है, इसने हमसे चुराई है या हमारी है, तो ये उसको एक ऑपोजिशन भी ग्रांट कर सकते हैं। अगर कोई ऑपोजिशन नहीं है फिर लास्ट में जाके उनको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन दे दी रजिस्ट्रार को। ठीक है, एप्लीकेशन दे दी, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिलता है, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल कराते हो तो एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया, उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड वगैरह लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या होगी, वो आपका रजिस्ट्रार जो होगा वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा, आपकी एप्लीकेशन को वो चेक करेगा। अगर उसको कोई भी क्वायरी लगेगी वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको बता देगा। ठीक है, अब इसके अंदर फिर वो देखेगा कि अच्छा ठीक है ये सारा डाटा वगैरह इसमें आ गया, तो वो ठीक है उसने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके अंदर वो आपको बोलेगा कि आप डीयूएस की टेस्टिंग फीस जमा कराओ। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर डीयूएस की टेस्टिंग फी 15 दिन में जैसे ही जमा करवा दिया आपने, फिर वो क्या करेगा, आपके सीड को डीयूएस के सेंटर में भेज देगा ये चेक करने के लिए कि आप ये आपकी जो सीड है वो डीयूएस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अब मान लो कि उसने पहले सीजन डीयूएस वाले सेंटर पे चेक करेंगे उसको, अगर मान लो पहले सीजन के अंदर उसने सारी चीजें फुलफिल कर दी है
कि एक डिस्टिंक्ट दिख रहा है, एक स्टेबल परफॉर्मेंस दिख रही है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसको सेकंड सीजन के लिए रखा जाएगा, साइट पे आप सेकंड सीजन विजिट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप मान लो, आप मान गए कि ठीक है डीयूएस का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, वैरायटी के अंदर कुछ है, नई बात है, फिर चेक करोगे कि वो ईडीवी वगैरह तो नहीं है, कि मान लो कोई पहले से एक वैरायटी थी, उसके अंदर ही बना के इन्होंने कोई नई वैरायटी बनाई है, तो यानी उसका सोर्स वगैरह चेक करेंगे ये, कि उसके पेरेंट कैसे हैं, उसका कोई किसी चीज से डेराइव हुए है या नहीं, ये चीज चेक करेंगे। जब सारा डाटा आ जाएगा, डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा, 4 महीने तक का टाइम लगता है डाटा एनालाइज वगैरह करने में, हार्वेस्ट के 4 महीने तक, ठीक है। उसके बाद कोई ऑपोजिशन आता है तो ठीक है, उसका थोड़ा टाइम मिलता है, अगर किसी ने अपोज नहीं किया तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें कोई नई चीज नहीं है कि कॉपीराइट डिजाइन जनरल सी डेफिनेशन आपको दी हुई है, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर मैं इसको डिलीट इरेज कर देती हूँ। देखो कॉपीराइट के अंदर ये रिवाइज थोड़ा सा देख लो आप, लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, इनके लिए कॉपीराइट दिया जाता है। इसका एक्ट 1957 के अंदर आया था। 60 इयर्स के लिए पीरियड का प्रोटेक्शन दिया जाता है कॉपीराइट के अंदर। डिजाइन की बात करते हैं अगर हम, तो डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन की डेफिनेशन क्या होती है? डिजाइन कोई भी 3D फीचर होता है, कि किसी आपके आर्टिकल्स का क्या शेप है, क्या उसकी पैटर्न है, क्या उसमें लाइंस हैं, ये सब चीजें डिजाइन हो गया, है ना। डिजाइन का एक्ट डिजाइन 2000 में बनाया था, ठीक है, तो 2000 के अंदर ये आया हुआ है। 10 साल के लिए मिलता है, और आप बाद में चाहें तो रिन्यू करवा के इसको 5 साल और एक्सटेंड करवा सकते हो। प्लांट वेराइटी का प्रोटेक्शन होता है, जो प्लांट वेराइटीज के ऊपर दिया जाता है, और ये फार्मर को या प्लांट ब्रीडर को दिया जाता है, ताकि वो नई नई वेराइटीज को डेवलप कर सके, ठीक है। पीपीवी एफआर एक्ट 2001 आता है इसके लिए, और इसका होता है फील्ड क्रॉप्स के लिए 15 साल का, और ट्रीज और वाइन्स के लिए 18 साल का। ओके, नेक्स्ट आता है सीबीडी, जो हमने लास्ट में बात की थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उसका और इसका फंडा सेम है, क्योंकि इसी को पूरा करने के लिए ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था। तो इसमें ये चीजें आपको फिर से, जो इसके गोल हमने पढ़े थे तीनों, ठीक है, ये तीनों गोल इसमें सेम आते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको आप शॉर्ट में करके बोले तो बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पहला ऐसा ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को के बारे में जो भी रिलेटेड आप सोच सकते हो, वो सब चीजें इसमें कवर की गई थी, कि हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है। यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स थे, जो भी टॉपिक थे, वो सभी इस एग्रीमेंट के अंदर कवर किए गए थे, ठीक है। ये चीज हो गया। इसको साइन कब किया था? इसको 1992 के अंदर साइन किया था, और दिसंबर 1993 के अंदर ये हमारे पास इफेक्ट में आ गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? रियो दी जेनेरियो के अंदर। इसको इसलिए इसको बोलते हैं सीबीडी 1992 रियो दी जेनेरियो। इसको इस तरीके से ही याद रखेंगे हम एक साथ, ठीक है। सीबीडी 1992 रियो डी जेनेरियो, ठीक है। सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहला ग्लोबल एग्रीमेंट था, जिसके अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डिस्कस किया गया था। 1992 के अंदर इसको साइन किया, और 1993 के अंदर ये इफेक्ट के अंदर आ गया था, और रियो दी जेनेरियो के अंदर इसको साइन किया था। तीनों गोल सेम है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से तरीके से सस्टेनेबल यूज करना है उनका, और जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करके, उस बेनिफिट की इक्वल शेयरिंग करनी है, बिना कोई चीटिंग के, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी चीज आती है, गोल्स वगैरह ये सब हमने बता दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है कि हम इंडस्ट्रियल डिजाइन किसको बोलते हैं, तो इसकी डिफाइन हमने पीछे फिर पढ़ी, कि जो भी उसका एक, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लिंक्ड आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग के अंदर आपको आंसर बहुत सिमिलर से मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, कि एक ऐसा 3D फीचर होता है, कि आपके आर्टिकल की शेप कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस तरीके से बॉटल आती है, ऐसे कोका कोला की आप इस तरीके से पढ़ते हो, अंदर ऐसे डिजाइन से, में उसके अंदर ही कांच की जो बॉटल होती है उसमें से लिखा होता है अंदर ही, ग्लास के अंदर ही, है ना। तो उसकी शेप इस तरीके से होती है बॉटल की, इस तरीके से उसका पैटर्न, लाइनिंग वगैरह होती है, कि वो वर्ल्ड में जानी जाती है कि अच्छा ये ऐसी बॉटल है, कोका कोला की बॉटल है ना। इस तरीके से एक 3D फीचर है, कि उसकी एक प्रॉपर शेप है, उसके अंदर पैटर्न है, उसमें लाइन है, तो वो उस चीज डिजाइन होता है उसका।
ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब इन्होंने पूछा कि क्राइटेरिया क्या होते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए? तो क्राइटेरिया मैंने बोला था वही सेम चीज़ें होती हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, अगर कोई भी आपके डिज़ाइन के ऊपर चाहिए, आपको आपकी बुक के ऊपर चाहिए, तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो वो नॉवल होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए और एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए किसी से भी। ठीक है? इट शुड बी एप्लीकेबल टू अ फंक्शनल आर्टिकल, तो वो किसी न किसी चीज़ के लिए फंक्शनली साबित होनी चाहिए जो चीज़ आपका डिज़ाइन है। कोई काम आना चाहिए, उसका कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है? इट शुड बी विज़िबल ऑन अ फिनिश्ड आर्टिकल, तो डिज़ाइन आपका दिखना चाहिए एक फिनिश्ड आर्टिकल के ऊपर, ऐसे रफली नहीं बना के देना आपको कि हमारा ऐसा है, एक प्रॉपर एक आर्टिकल के ऊपर दिखना चाहिए डिज़ाइन आपका। इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, पहले से किसी को ऐसे पता नहीं होना चाहिए कि हाँ यार, ये तो हम जानते हैं, कुछ नया है नहीं इसमें, तो वो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए कि अच्छा कुछ नई चीज़ आई है ये। ठीक है? इट शुड नॉट बी, इससे पहले वो कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए, उसकी कभी भी पहले कोई पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो है ये चाहिए होती है जभी भी आपको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए हो। क्लियर हो गया? ओके, तो ये एक इसमें मैंने चीज़ ऐड की है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसको काफ़ी हेल्प करेगा आपको। 3 चीज़ें एक साथ है आपके पास, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और कॉपीराइट। पेटेंट जो होता है ये एक टेक्निकल एनहांसमेंट होती है, जो पेटेंट आपको किसी भी चीज़ पे मिल सकता है। आपके आइडिया पे, आपके प्रोडक्ट पे, आपके प्रोडक्ट को बनाने की अगर प्रोसेस पे भी पेटेंट लेना है तो वो भी मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है? 20 इयर्स का प्रोटेक्शन इसको दिया जाता है और 20 इयर्स के बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है इसके अंदर, कि आप बढ़ा नहीं सकते खींच के उसको थोड़ा-सा। 20 इयर्स का प्रोटेक्शन होता है और इसके अंदर आपको उसको मेंटेन करने के लिए 20 साल तक हर साल आपको एनुअल फी देनी होती है। ठीक है? ये चीज़ हो गया। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स जो होती है ये कोई भी ऑर्नामेंटल, यानी डिज़ाइन सीधी-सी बात है, जो चीज़ आपको दिख रही है, जो आपको चीज़ देख के पसंद आ रही है, अच्छा ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन को तो आप देख के ही बता सकते हो। तो एक नॉवल ऑर्नामेंटल एक एस्थेटिक अपीयरेंस है, आपको वो दिख के ऐसे अच्छी लग रही है कि हाँ यार, एक अलग-सा डिज़ाइन है। 10 इयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है, बाद में रिन्यू करते हो, 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है? इट इफ अप्लाइड फॉर रिन्यूअल फीस इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर 10 इयर्स, रिन्यू करवाने के लिए आपको 10 साल के बाद दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है? कॉपीराइट जो होता है कोई भी लिटरेरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मिलता है, आर्ट वर्क पे, पोएट्री पे, फ़िल्म पे, बुक पे, म्यूज़िक पे। वर्ल्ड वाइड होता है इसका क्रिएटर प्लस उसके 60 इयर्स का लाइफ टाइम तो मिलता ही मिलता है कॉपीराइट। हमने पढ़ा था कि डेथ के बाद भी 60 इयर्स तक रहता है उसका कॉपीराइट। कोई भी फीस नहीं चाहिए होती और क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता इसका रजिस्ट्रेशन करवाना। कोई फीस नहीं लगती है, इसको कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? ओके। अब इसके अंदर इन्होंने पूछा है कि आईपीआर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है जो भी लॉज़ बनाए गए हैं। ठीक है? लेजिस्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है जितने भी आईपीआर से रिलेटेड लॉज़ बनाए गए हैं उनको बताना है। तो पहले तो आप सबके नाम लिख सकते हैं इसके अंदर कि ट्रेडमार्क का एक्ट है 1999 का, पेटेंट का ये हमने पहले भी पढ़े थे। कॉपीराइट का 57 का है, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर ट्रेडमार्क का 99 है, पेटेंट का 1970 है, डिज़ाइन एक्ट 2000 में आया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 99 में है, पीपीवी एफआर 2001 में है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 में। तो ये तो कुछ नाम हो गए आपके पास। ठीक है? 4-5 नाम आप लिख देना। उसके बाद सबके अंदर आपको थोड़ा-थोड़ा बताना है, आपको ईयर याद होना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ़ ये बताना है कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? मतलब के अंदर क्या, अब जैसे ट्रेडमार्क का एक्ट है 99 का, तो ट्रेडमार्क के अंदर क्या है, किसको करेगा? या पर ट्रेडमार्क को कोई भी फ़ोर्ट यूज़ ना कर ले, कोई दूसरी कंपनी ना यूज़ कर ले, तो ये उसके ऊपर प्रोटेक्शन देती है। ठीक है? एक अगर कोई भी चोरी करने की ट्राई करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब इसमें एक्ट में आता है। पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, तो आइडिया हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, सबके ऊपर पेटेंट का प्रोटेक्शन मिलता है। कॉपीराइट के अंदर हम सेम वही चीज़ लिख सकते हैं, लिटरेरी, ड्रामा, म्यूजिकल, आर्टिस्ट का वर्क, फ़िल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, जो भी हमने कॉपीराइट की डिफाइन लिखी थी। बस पेटेंट हमने ये चीज़ पढ़ी थी, पेटेंट और कॉपीराइट में क्या फ़र्क होता है कि कॉपीराइट कभी भी आइडिया के लिए नहीं दिया जाता, वो एक चीज़ आपकी होती है, प्रोडक्ट पे देते हैं हम, ठीक है? और आइडिया पेटेंट जो होता है वो आइडिया के ऊपर भी मिल जाता है, ठीक है? देखो डिज़ाइन एक्ट में इसमें कुछ नहीं लिखा है, डिज़ाइन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट को जो 3D या 2D फॉर्म के अंदर दिख रही है कि उसकी लाइन्स कैसी हैं, उनका पैटर्न कैसा है, किस तरीके से वो बना हुआ है, तो वो सब डिज़ाइन होता है। तो इस चीज़ के ऊपर यानी कि जो भी हम अपने आईज़ से जज कर सकते हैं, हमें दिखता है वो क्लियरली, ठीक है? हमें ये नहीं मतलब कि वो बना कैसे है, फाइनली जो हमें दिख रहा है सामने, वो उसका डिज़ाइन है। उसके ऊपर जो हमें प्रोटेक्शन मिलता है दैट इज़ द वो डिज़ाइन एक्ट के अंडर आता है।
ठीक है? तो ये आप इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके। तो पेटेंट क्या होता है और इसको प्रोसेस क्या होती है पेटेंट अवॉर्ड करने की? तो इसके अंदर पेटेंट का मतलब हमारे पास होता है कि एक तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो अपने ओनर को एक लीगल राइट देती है ताकि उसके इन्वेंशन को, उसका जो भी प्रोडक्ट है, उसका जो भी इन्वेंशन है न्यू, उसको कोई भी दूसरा ना तो बना सकता है, ना उसे यूज़ कर सकता है, ना उसे बेच सकता है। ठीक है? लेकिन एक चीज़ हमें इम्पोर्टेंट मेंशन करनी है कि जो पेटेंट है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही दिया जाता है। जो हमने से पढ़ा था कि 20 इयर्स का है, तो वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। रिक्वायरमेंट्स के अंदर सेम है, एक तो नॉवेल्टी होनी चाहिए, प्लस आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी इन्वेंशन है, उसकी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए। किसी काम आना चाहिए वो आगे आपको वो करना पड़ेगा कि अच्छा आपने ये इन्वेंट किया है तो इसका क्या काम आएगा? क्यों बनाया है? किस पर्पज़ के लिए आपने बनाया है ये चीज़? तो उसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एलिजिबल होना चाहिए क्योंकि ये नहीं है कि आपको हर चीज़ पे पेटेंट मिल जाएगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अच्छा इस प्रोडक्ट पे आप पेटेंट ले सकते हैं क्या? तो वो आप एलिजिबल होने चाहिए उसके। प्लस नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, पहले से इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। प्रोसेस की बात करते हैं तो अब क्या चीज़ होती है डिटरमाइन सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जिसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको प्रोटेक्शन लेना है, वो आपको देखना पड़ेगा कौन से टाइप में आता है, कौन सी कैटेगरी का पेटेंट है आपका। ठीक है? कोई डिज़ाइन का पेटेंट ले रहे हो आप, कोई प्रोसेस का ले रहे हो, कोई फंक्शन का ले रहे हो पेटेंट, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको दूसरी चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि क्या आपका इन्वेंशन पेटेंटेबल है? क्या आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे आपको पेटेंट मिल सकता है? वो आपने देख लिया। फिर ये सारे 3 तरीके के पेटेंट है ये आपको देखने पड़ेंगे। फिर आप अप्लाई करोगे उसके अंदर, अपनी इनिशियल एप्लीकेशन को प्रिपेयर करके आप सबमिट करोगे। अपने एग्ज़ामिनर के साथ वर्क करोगे कि वो चेक करेंगे आपके इन्वेंशन को क्या ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है? वो आपसे कुछ डाउट है वो पूछ सकता है कि जो भी चीज़ है आपको उसके एग्ज़ामिनर के साथ आपको पूरा काम करना होगा। जब एग्ज़ामिनर एकदम श्योर हो जाता है कि हाँ, आपका प्रोडक्ट एकदम सही है, इसके ऊपर पेटेंट आप ले सकते हो, ये सारे यूनिक नेचर को फ़ॉलो करता है क्राइटेरिया को, तब आपको आपका अप्रूवल मिल जाएगा और आपको आपका पेटेंट मिल जाएगा। क्लियर है हमें? तो ये आपके पास उसकी प्रोसेस हो गई है एंड दैट्स ऑल ये आपका चैप्टर यहाँ पर ये वाला सॉरी पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस चीज़ को आप देखिएगा और इन टर्म्स हमने बहुत सारी टर्म्स डिस्कस की हैं और बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं वो जो एग्ज़ाम्स के अंदर अब इन्हीं में से ही चीज़ें पूछी जाएँगी। इंडस्ट्रियल राइट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ट्रेडमार्क क्या होता है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। अब ये कॉमन है, इस चैप्टर में यही है तो यही चीज़ पूछेंगे वो आपसे। पीपीवीएफआर, बुडापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसको बस वो थोड़ा-सा मिक्स कर कर के पूछ सकते हैं, राइट? तो ये रहा आपका आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर